हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम होमोस्टैसिस द स्टडी स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है सीबीएसई के बच्चों के लिए जिनके पास एनसीईआरटी बायोलॉजी ले रखे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, अगर उनके सिलेबस में होमोस्टैसिस द स्टडी स्टेट है तो इसका मतलब है कि ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो हम करेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का जो है डोज आप तक पहुंचेगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश जो है आपके लिए बहुत काफ़ी आपको सक्षम बनाएगा समझने के लिए। तो इसलिए त्रिपान स्टडी सेंटर जो है आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही डोज लेके आता है। इस चैप्टर में जो है हम कई रूपों में जो है थर्मस रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, कीपिंग स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन आपको पता ही है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे आवर most important topic here, homeostasis. Homeostasis means the study of state. In this chapter is the biology as separate chapter number 18 in NIS board. In the preview lesson, you will study about their nervous system. The nervous system is the most important topic, and there you note how to the body function in the coordinate manner to the varying about the required effect or change. You also is a learn about their hormones and how to their work in way so that body know when to the start, when the speed up, when to slow down and when to stop, and even that is occur inside the body. In this lesson you will be study about their phenomena called the homeostasis, which mean to the keeping steady state. There is a homeostasis is operate from the variety of the needed inside our body, and one such a need in the regulation of the temperature is called thermoregulation. This lesson mainly covered with the various aspects of the thermoregulation. And after this lesson is complete, there is able to define the term of homeostasis and explain the need in a body, and explain the term of thermoregulation and justify its need the body, and differentiation between to the endothermos and ectothermos, and the list the body part involved to the thermoregulation, and explain how the contribution of to the protection and heart loss, and the name the principal heart is regulating center in our body, and describe how to act, and explain to term of feedback and differentiation between to the positive and negative feedback mechanism. It is a very important chapter here doing. दोस्तों, ये चैप्टर जो है होमोस्थैसिस इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका मतलब यही होता है कि समस्थापन। देखिए, समस्थापन का मतलब होता है
कि ये स्टेट कैसे करता है, यानी अस्थायी अवस्थाएं क्या होती है। अब देखिए अस्थायी अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमने पिछले जो चैप्टर जो हमने किया था तंत्रिका तंत्र के बारे में, न्यूरॉन के बारे में, तो हमने बहुत कुछ वहाँ जाना। ठीक है, साथ में हमने जो है फ्लो हार्मोन्स की भी विशेषता जाना, और साथ में हार्मोन की भी हमने बहुत डिस्कस किया और उसके जो है विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश किया। लेकिन ये चैप्टर जो है समस्थापन, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसमें जो है तापन नियमन, यानी हमारे बॉडी में जो है ताप का कैसे नियंत्रण होता है और कैसे जो है थर्मो रेगुलेशन होती है हमारी बॉडी में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें जो है साम्यावस्था यानी स्टडी स्टेट के विषय में हम पढ़ेंगे, जिसमें होमोस्टेसिस जो होगा। कहते हैं कि इसमें हमारे शरीर के जो है कार्य प्रणाली अत्यंत ही सुचारू रूप से करता है, ताकि वो जो है अच्छे से कार्य कर सके। अपने हार्मोन के बारे में हमने जो भी सीखा, उन सारे से हमें पता लगता है कि हमारे शरीर में जितने भी कंट्रोल होते हैं वो हार्मोन की वजह से ही संभव हो पाते हैं। कहते हैं शरीर के भीतर होने वाले किसी भी कार्य को कब आरंभ किया जाए और कब काम तेजी से लाई जाए, कब मद गति लाई जाए और कब इसको काम बंद कर दिया जाए, इसके विषय में जो है समस्थापन हमें पूरी बात सिखाएगा। यानी जो होमोस्टेसिस हम चैप्टर करने जा रहे हैं, ये बात हमें समझाएगा कि हमारा बॉडी किस प्रकार जो है इन कार्यों के लिए समावस्था स्थापित करता है, यानी इसको रेगुलेशन करने के लिए कैसे इसको आदेश देता है। तो ये देखिए वो तो कार्य था, लेकिन कैसे करवाया जाता है हमारे बॉडी में, तो इसके विषय में अगर आप समझोगे तो आप बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ जाओगे, जिसका अर्थ यही होता है साम्यावस्था यानी स्टडी स्टेट बनाए रखना। समस्थापन हमारे शरीर के भीतर विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम भी करता है, और ऐसी एक अवस्था है तापमान का नियमन की, जिसे हम ताप नियमन यानी थर्मो रेगुलेशन भी कहते हैं। तो ये चैप्टर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। कहते हैं जब ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लोगे तो बहुत मामलों में बहुत कुछ समझ जाओगे, जैसे कि समस्थापन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें। ठीक है, तापन नियमन यानी जो थर्मो रेगुलेशन शब्द की व्याख्या भी कर सकोगे और शरीर में उसकी आवश्यकता और संगता भी बता सकोगे। साथ में आप जो है इलेक्ट्रोथर्मस यानी इलेक्ट्रोवार या थर्मो मतलब ताप के बारे विषय में भी जान सकोगे और एंडोथर्मस के बारे में भी जान सकोगे। ताप नियमन के लिए शरीर के भागों की सूची तैयार करोगे जहाँ जहाँ ये ताप नियंत्रण होती है, और ताप उत्पन्न और ताप के क्षय में किसका योगदान है, इसके विषय में भी आप विस्तार से यहाँ जान सकोगे। और हमारे शरीर के प्रमुख ताप नियंत्रण केंद्र का नाम भी बता सकोगे, जहाँ पर ये सारे प्रक्रिया को नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, इतना ही नहीं रुकेगा यहाँ पर कि पुण्य भरण शब्द की व्याख्या भी करोगे, और सकारात्मक तथा निषेधात्मक यानी नकारात्मक पुण्य भरण प्रणाली के बीच में अंतर करोगे। उसके पश्चात ही जो है चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और चैप्टर समझ में आने के लिए आपको इसके हर एक विषय को अच्छे से और ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। अब देखते हैं हमारे यहाँ पहला टॉपिक क्या कहता है। The next topic is concept of homeostasis. Friend, concept of homeostasis mean the homeostasis is the homo means same, yes, stasis. Stasis means the state is the phenomenon is which is their body regulate the function to the keep the internal condition as stable as possible, and homeostasis is the necessary because the body cell need to have a suitable condition around them for a proper function. This condition include the presence of proper concentration of chemical, proper temperature and suitable pH. There is a most important this phenomenon is a proper concentration of chemical, proper temperature and is the most important is a suitable pH. The pH is the most important, is mean to degree salinities and acidity. It is inside the cell, but this condition inside our body as well as inside other organisms give a fluctuating with the narrow range is a called the tolerance to any change from this range different organism. The organism adopt a variety of measures to the cope with the such a changes. And to understand the concept of homeostasis is mean keeping steady state. The concept of following 5 example in the human. There are 5 example is a human is the most important. The first example here is the first example drinking water and keeping a steady water balance. There is steady water balance. In all kind of weather, your blood and other body fluid must be maintained a particular percentage of water. If the volume of water is the body tend to rise. The excess it is a
pass it out in the urine, and if it's a tend to the fall short, more water is withheld inside the blood to be extend required. Thus, the body maintains a steady state means homeostasis of water content. Here the first, in a hot summer, you feel thirsty at a regular interval. You drink lot of water and even cold drink. Let you do not united met or much their urine pass out is more concentrated. This is because during too hot weather you lose more water through the respirations, but your body's need to maintain a requested amount of water, and so the water is withheld within by passing out only little and concentrated urine. Another is in all cold winter, you do not feel much thirsty. You do not think a large quantities of water, but maybe you take a more hot drink only to keep warm. During such a day, your urine is more frequently and urine pass out is more diluted. दोस्तों ये जो पहला टॉपिक हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण है, समस्थापन की संकल्पना। आखिर होता क्या ये है? तो ये जो होता है समस्थापन की, यानी इसको हम होमोस्टेसिस कहते हैं, जिसको ग्रीक वर्ड में जो है होमोस का मतलब होता है सामान्य, स्टेसिस का मतलब होता है अवस्था। वह परिघटना है जिसमें शरीर अपनी क्रियाओं का नियमन करती है ताकि शरीर की आंतरिक जो है परिस्थितियां यथासंभव रूप से स्थायी बने रहे। समस्थापन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि शरीर की कोशिकाओं को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए अपने चारों ओर उपयुक्त परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इन परिस्थितियों में शामिल है कोशिका के भीतर रसायनों की उचित सांद्रता। देखिए दोस्तों, इसमें कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताता है कि हमारे जो है शरीर की जो बैलेंस करने के लिए तीन चीज़ें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे शरीर में मायने रखता है। कोशिका के भीतर रसायनों की उचित सांद्रता, उचित तापमान और एक समुचित जो है पीएच भी हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर ये पीएच ऊपर नीचे हो जाता है तो आप बीमार हो जाते हो, जिसमें क्षारकता और अम्लता की दोनों की मात्रा जरूरी होता है। कहते हैं लेकिन हमारे शरीर के भीतर और अन्य जीव भीतर भी हैं जो परिस्थितियों के सीमित परिसर के भीतर घटित होती ही रहती है। कहते हैं और जीवों जो हैं हमारे शरीर में अपना कार्य कर रहे हैं, अपना जीवन भी जी रहे होते हैं, पर इस परिसर के बाहर किसी भी परिवर्तन के लिए सहनशीलता विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है, और इस प्रकार के परिवर्तनों को सह सकने के लिए जीव अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बहुत तरह के उपाय होता है। आइए हम समस्थापन जैव समस्या की संकल्पना को थोड़ा और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम जो है 5 एग्जाम्पल के जो है साथ में हम समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आखिर हमारे शरीर में होता क्या है और कैसे ये मेंटेनेंस करता है। आपको पता है कि पहला हमारा एग्जाम्पल जो यहाँ है जिसमें हम जल पीना यानी स्थिर स्थायी जल संतुलन बनाए रखना। आखिर हम जल पीते हैं तो वो हमारे बॉडी को किस प्रकार जो है संतुलित बनाता है। तो अगर आप देखोगे कि सभी प्रकार के मौसम में आपके जो है रुधिर में तथा शरीर के अन्य तरल पदार्थों में जल की एक जो है विशिष्ट प्रतिशत बनाए रखना जरूरी होता है। यदि शरीर का जल का आयतन बढ़ने लगता है तो जल की जो है अतिरिक्त मात्रा मूत्र के साथ बाहर निकाल दी जाती है, और यदि जल की मात्रा कम होने लगती है तो जल को आवश्यकता के अनुसार भीतर को ही रोक दिया जाता है। इस प्रकार जो है शरीर अपने भीतर जल की स्थिर अवस्था यानी समस्थापन को बनाए रखता है। बहुत अधिक गर्मी जब पड़ती तब क्या होता है, ये भी बात यहाँ आता है कि जब अधिक गर्मी पड़ती है तो हमारे शरीर में जो है वाटर मेंटेनेंस किस प्रकार होती है। कहते हैं आपको बार बार प्यास लगती है, आप जो है खूब पानी या ठंडे पेय पदार्थ भी पीते हो, फिर भी आपको पेशाब कम ही आता है। जो भी पेशाब किया जाता है वह संतृप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मी में आप पसीने के जरिए अपने शरीर से काफ़ी जो है पानी बाहर निकाल देते हो, लेकिन आपके शरीर के पानी की समता प्रतिशत बनाए रखने की आवश्यकता तो होती ही होती है। अंततः आप क्या करते हो, कम मात्रा में और सांद्र पेशाब करने से जो है पानी की शरीर के भीतर ही रोक लिया जाता है, तभी आपको जो है बाथरूम बहुत ही कम आता है गर्मियों के टाइम। लेकिन सर्दियों में ऐसा क्या होता है, सर्दियों में आपको प्यास बहुत ही कम लगती है और आप ज़्यादा पानी नहीं पीते हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि शरीर गर्म बनाए रखने के लिए आप जो है गर्म चाय, ठीक है, कॉफ़ी पीते हो। इस दिनों जो है आपके पेशाब भी अधिक आते हैं और इस पेशाब में पानी की मात्रा भी अधिक होती है, अथवा पेशाब जो है तनु होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सारे जो है रेगुलेशन होती है जो हमारे बॉडी को जो है मेंटेनेंस करने के लिए
अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर को मेंटेनेंस करने के लिए जो है आपकी आवश्यकता है, यानी आपको जो है उन बच्चों तक पहुंचाना है इस वीडियो को जिनको ये ज़रूरत है। कहते हैं ये सारे मेंटेनेंस करना ज़रूरी होता है। अगर ये बैलेंस नहीं बनता है तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है, त्रिपाण स्टडी सेंटर भी बीमार पड़ जाएगा, फिर आपके लिए कुछ करेगा नहीं आप क्योंकि जब ये बढ़ेगा ही नहीं, आगे चलेगा ही नहीं, तो आपके लिए अच्छा से अच्छा कैसे करने की कोशिश किया जा सकता है। इसलिए सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है, चाहे उन बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करना है जिनको इस चैप्टर की ज़रूरत है, ठीक है, और वो अधिक तेज़ नहीं है, क्योंकि मुझे उन बच्चों की बहुत ही टेंशन रहती है जो कि वीक होते हैं और वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये वीडियो जो है कई मायने में उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आप जो हो इस कार्य में मेरे महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हो, क्योंकि मैं आपसे ही जो है ये बात कर सकता हूँ। अगर आप देखिए कोई बच्चा को अगर टॉपिक है, कोई नया में पढ़ता है, चाहे सीबीएसई में बायोलॉजी चैप्टर ले रखा है, तो उन बच्चों तक ये भेजिए जिससे वो जो है सारी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ ले, और ये कॉन्सेप्ट उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब तो करके ही रखना है। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगला जो है वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। Our next example is eating sugar and keeping a steady sugar level in blood. Suppose you have been to the consuming too much sugar in a food, whereas ours as a sweets are presumed to you as otherwise are normal. Your body will be handle the excess of sugar more than normal percentage in blood by storing it as a form of glucogen in their liver. At some other time when you are fasting or doing much of physical work, your blood sugar is used up rapidly, and at the time the liver convert to the storage glucose back into the so usually is a form that is a glucose to fill the gap and restore the normal ब्लड शुगर लेवल। मीन्स अगर हम देखें दूसरा एग्जाम्पल, तो इसमें बताया गया है कि चीनी खाइए और खून में शर्करा का स्तर स्थिर कीजिए। देखिए चीनी खाने से जो होता है, हमारा अगर किसी का ब्लड प्रेशर डाउन है या मान लीजिए कि उसमें शुगर की मात्रा है ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर ब्लड जो होती है इसमें अगर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो बहुत ही विनाशकारी होती है और लोग जो है तो डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कम होने से भी आपके शरीर के लिए जो है नुकसानदायक ही होता है। कहते हैं इसको मेंटेनेंस करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये मेंटेनेंस जो नहीं कर पाते हैं वो डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। और जिनको डायबिटीज़ रहती है उनकी ज़िंदगी तो आपको पता है कि हर एक व्यक्ति जो है डायबिटीज़ का शिकार रहता ही रहता है। लेकिन कहते हैं अगर जिनको नहीं डायबिटीज़, उनका शुगर लेवल बहुत ही कम है, कहते हैं जनरली जो होती है 100 या 120 के आसपास ही होती है जिनका नॉर्मल कहा जाता है, ठीक है, 90 भी हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट अगर उससे भी डाउन है तो उसका मतलब है कि उनको चीनी खाने की आवश्यकता है, और चीनी खा के ही वो अपने शरीर में जो है शर्करा स्तर को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि आप भोजन में पेय पदार्थों और मिठाइयों के साथ अधिक मात्रा में चीनी का सेवन कर रहे हैं। जब मानते हुए कि आप अनिवार्यता सामान्य है, आपका शरीर चीनी की इस अधिक मात्रा रुधिर में सामान्य प्रतिशत से अधिक है का निपटान उसे युकृत में जो है ग्लूकोजन के रूप में संचलित कर सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं किसी अन्य समय पर यदि आप उपवास करते हो यानी फास्टिंग करते हो अथवा अत्यधिक शरीर परिश्रम कर रहे होते हो, तब आपकी जो रुधिर शर्करा तेज़ी से साथ खर्च हो रही होती है। यानी अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति डायबिटीज़ का शिकार है, अगर वो फास्टिंग रखता है या थोड़ा कम मात्रा में भोजन ग्रहण करता है तो उसका ग्लूकोज जो है ऑटोमेटिक अब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी वो जो शुगर की बीमारी है उसके पास वो भी डाउन हो जाएगा। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहते हैं ना अगर व्यक्ति चाहे तो खुद भी अपना इलाज करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है, और बड़े बड़े जो खर्चा जो हम हॉस्पिटलों में दान करते हैं पैसे, उन पैसों से हम बच सकते हैं देने से। तो यही तो कहते हैं पढ़ाई लिखाई का मतलब ही यही होता है कि आप समझ सको कि किस प्रकार जो है हमारे शरीर और हमारे जीवन में हम ऐसे करें कि हमारे 2 पैसे भी बचे, प्लस हम जो है अच्छे से अच्छे अपना एजुकेशन भी प्राप्त कर पाएँ। तो यही बात इंपॉर्टेंट रखा गया है। अगर आप उपवास कर लेते हो या अधिक शारीरिक परिश्रम करते हो तो शर्करा जो है जल्दी ही खर्च हो जाता है। आपने कभी सुना है कि जो व्यक्ति मजदूरी करते हैं, जो पत्थर काट तोड़ते हैं, जो कि कहते हैं मजदूरी करते, क्या उनका कभी ब्लड शुगर बढ़ा है? मेरे ख्याल से तो कभी उनका ब्लड शुगर बढ़ ही नहीं सकता,
क्योंकि वो जितना खाते हैं उतना जो है बॉडी उनका न्यूट्रलाइज कर देता है। आज के समय में जो है शुगर की मात्रा इसलिए अपनी चरम सीमा पे है क्योंकि लोग जो है आलसी हो गए हैं और अपना कार्य तक भी अपने हाथों से करना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ के शिकार होते हैं। आए दिन जो है उनको शुगर की जो है गोली खाना पड़ता है। तो दोस्तों शुगर की गोली ना खाइए, घर के जितने भी अपना काम है वो सुचारू रूप से कीजिए। पढ़ने का काम है तो पढ़ने का काम कीजिए, पढ़ने के काम से भी आपका शुगर ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फैट हो रखा है बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी मेहनत लगती है। यहाँ पर ब्रेन के जो है बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो कहते हैं लोग ऐसे ही परेशान होते हैं कि मुझे शुगर है, डायबिटीज़ है। अरे शुगर और डायबिटीज़ के कारण तो आप खुद ही हो। अपने जो है आलसी वाला जीवन लाइफ स्टाइल तुमने चुना है, तो इससे तुम्हें शुगर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आए दिन जो है इंजेक्शन तो आपको लगवाना ही पड़ेगा, आए दिन उंगली पे आपको सुई भुगवाना ही पड़ेगा। तो कहते हैं इंसान स्वयं ही इन बीमारियों का कारण है। ठीक है, अगर वो परिश्रम करे तो ऐसे समय में यकृत अपने भीतर जो है संचलित ग्लूकोज जोन को वापस प्रतिदिन रूप से अथवा ग्लूकोज के रूप में बदल देता है, ताकि कम होती जाती शर्करा की मात्रा पूरी हो जाए और दूधी शर्करा का स्तर सामान्य हो सके। Our third example is maintaining is a normal state of blood alkalinity. Here, sometimes you eat too much of salt, sodium chloride in your food. This is generally in the use in the food, but your blood normally maintain only the particular level of alkalinity. Means pH is a 7.34 to 7.43. Means as a alkaline. And the which is the only slightly is alkaline. Many extra salt consumed is a pass out through the urine and is cannot be stored in the body. If at some other time you have been eating too little salt or you are losing much of the through sweatings is your kidneys and will be hauled back to the required quantity through the sodium potassium balance. There is a sodium potassium balance. Here is the most important mean. इसका मतलब दोस्तों यही रहता है कि उदाहरण 3 में यही बात बताने की कोशिश की गई है कि रुधिर क्षारकता की स्थिर अवस्था को सामान्य बनाए रखना। देखिए ब्लड में अगर हम क्षारकता को सही नहीं बना के रखते हैं तो ये भी हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। कभी कभी आप अपने भोजन में जो है ज़्यादा नमक खा जाते हैं, लेकिन आपका रुधिर सामान्य क्षारकता का केवल एक विशेष स्तर यानी पीएच जो होता है 7 से 38% जो है बनाए रखता है, जो कि लेह क्षारीय होते हैं और खाई जाने वाले नमक की अतिरिक्त मात्रा को जो है मूत्र के साथ बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि यह जो है शरीर में संतुलित नहीं किया जा सकता है। कहते हैं किसी अन्य स्थिति में हो सकती है और आप कम नमक खाएं, अथवा हो सकता है कि आप पसीने के साथ शरीर में अधिक मात्रा में नमक निकाल रहे हो। ऐसी स्थिति में आपको जो है यानी किडनी जो है सोडियम पोटाशियम संतुलन द्वारा नमक की जो है आवश्यक मात्राओं को शरीर के भीतर रोक ले लेंगे। तो ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यहाँ दोस्तों रखता है कि हमारे शरीर में जो है रुधिर की कैसी यहाँ प्रक्रिया होती है। कहते हैं हमारे शरीर में सारे प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से होता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे शरीर में जो है पीएच वैल्यू जो हमारे बॉडी मेंटेनेंस करता है वो 7.34 से लेके 7.43 तक करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें नमक जो है, नमक भी आप अगर खाते हो तो आपको पता है स्वेटिंग के थ्रू ही यानी पसीने के थ्रू ही भी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है, और आपके शरीर के जो है बैलेंस मेंटेनेंस करने के लिए। The fourth is managing the number of the red blood cell. This is the most important topic here. A normal human adult is possesses about 5 million red blood corpuscles, means RBC, per cubic millimeter of blood. Whenever is a plane is a devils is a visit a hill station at the high altitude without any break journey in between, he is like to the field escorted for the couples of his day. And the later their person become a normal at the night altitude their atmospheric pressure is lower and their amount of oxygen carried by their this is a normal number of RBC in a sufficient. Within a day or two the body add more RBC into the blood to pick up to the normal required quantity of oxygen. When some is a person return to the plan at the lower altitude to a higher RBC level that was acquired at the hill now began to take up oxygen excess. With this harmful, the body readjust as their red blood cells and will be get reduced in a number to become stable at the original level. Means
दोस्तों यहाँ पर जो एक बात बताई गई है, जो चौथा पॉइंट में है, उसमें यही बात बताई गई है कि लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या को बनाए रखना। देखिए आरबीसी जो है हमारे बॉडी में मेंटेनेंस का कार्य बहुत ही भली भांति करता है, क्योंकि लाल रुधिर कोशिकाएं जो होती है हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, और इसी की वजह से जो है ब्लड जो है रेड दिखता है, यानी हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट के कारण ही जो है लाल रुधिर कोशिकाएं दिखती है। कहते हैं एक सामान्य वयस्क व्यक्ति को 10 मिलीमीटर रुधिर में लगभग 5 मिलियन यानी 50 लाख जो है लाल रुधिर कोशिकाएं आरबीसी होते हैं। कम से कम 50 लाख तो होती है। मैदानी इलाकों में रहने वाले कोई व्यक्ति जब लगातार यात्रा करता हुआ ऊंचाई पर किसी पहाड़ी इलाकों में जाता है तो उसे 3 से 4 दिन तक थकावट महसूस होती है। बाद में ये व्यक्ति सामान्य हो जाता है। कहते हैं अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो आपको भी पता है जैसे जैसे ऊंचाई पे आप जाओगे वायुमंडलीय दाब कम हो जाती है, यानी वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है और कई बार तो नाक से ब्लड भी आ जाता है। कहते हैं लाल रुधिर कोशिकाओं की इस सामान्य संख्या द्वारा धारण की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा अपर्याप्त होती है और 1-2 दिन में शरीर रुधिर में लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या बढ़ा देती है ताकि वो ऑक्सीजन की वांछित मात्रा ले सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रहता है। कहते हैं वह व्यक्ति जब वापस मैदानी इलाकों में लौटता है तब अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर पहाड़ी पर प्राप्त किया गया लाल रुधिर कोशिकाओं का उच्चतर स्तर जो है यहाँ ऑक्सीजन की अधिक मात्रा को धारण भी करने लगता है, जो हानिकारक भी हो सकता है, और शरीर लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या फिर से समायोजन कर लेता है। इस कोशिकाओं की संख्या कम होकर मूल स्तर पर आकर स्थिर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट बात बताई है हमारे शरीर में मेंटेनेंस में, जिसमें आरबीसी का जो है कितना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। The fifth point is as a warmings and the cooling of the body is a maintenance stay body's temperature. Is warmings and the cooling of the body is the most important here. During the hot summer, you wear to the light clothes. During to the hot summers, you wear to the light cloth. You prepare to the lot. You sit and under a fan or under a tree and feel the comfortable. Your body is try to the cool against the higher temperature or outside. Then there is the reverse side that is called winter. Despite of the wearing things warm, a clothes is still feel cold. And in the midday times, you go out in the open sunshine to warm to there yourself. At the night, you cover to yourself with a thick blanket. You are doing all this is a maintenance warmth at the inside state your body, and in the both the above situation you are trying to regulate your internal body temperature. This is called to the thermoregulation. You will be learn more about the thermoregulation in the subsequently section of this. यहाँ पर पांचवी और अंतिम स्थिति जो है दोस्तों, कहते हैं शरीर में गर्मी और ठंडापन महसूस होने पर स्थिर तापमान बनाए रखना। देखिए यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि शरीर में गर्मी। देखिए दोस्तों इसमें जो है आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं हो रहा है, शरीर अपना स्वयं ही मेंटेनेंस करता है। कहते गर्मी में आप हल्के कपड़े पहनते हो, आपके पसीने भी खूब आते हैं, आप पंखे के नीचे अथवा किसी वृक्ष के नीचे बैठ कर पसंद करते हो ताकि आपको आराम महसूस हो सके। आपका शरीर अपेक्षाकृत अधिक तापमान पर ठंडे बने रहने की चेष्टा भी करता है, क्योंकि बॉडी जो है इसी के लिए बनाई जाती है। इसलिए विपरीत स्थिति में भी हो सकता है, यानी ठंडी सर्दी में आपने देखा होगा कि मोटे गर्म कपड़े पहनने के बाद भी आपको सर्दी लगती रहती है। दोपहर में थोड़ी गर्माहट लेने के लिए आप खुली धूप में बैठना पसंद करते हो। रात में आप सर्दी से बचने के लिए मोटे कंबल ओढ़ लेते हो। यह सब आप इसलिए करते हो ताकि अपने शरीर में आप गर्माहट की स्थिर अवस्था बनाए रखो। कहते हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम गर्मी जो है बनाए रखते हैं शरीर में। उसमें दोनों ही स्थिति में आप अपने शरीर के आंतरिक तापमान का जो नियमन करने की कोशिश करते हो, जिसे हम ताप नियमन यानी थर्मो रेगुलेशन भी कहते हैं। ताप नियमन के विषय में जो हम और विस्तार से जो है चैप्टर में जानेंगे। कहते हैं दोस्तों ये टॉपिक जो थी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी समझाने के लिए हमें कि हमारा शरीर जो है किस प्रकार बैलेंस बनाता है। कहते हैं आज के समय में जो है कहीं भी बैलेंस नहीं बन रही है, आज सब कुछ उथल पुथल होने की कोशिश हो रहा है। तो कहते हैं हमारे शरीर भी
जो है बदलता ही जा रहा है। कहते हैं हमने प्राकृतिक को नष्ट कर दिया, इसलिए जो है प्राकृतिक ने हमें बिल्कुल ही बदल दिया है। आपको पता है कि आज समय से कुछ भी नहीं हो रहा है और सुचारू रूप से हो ही रहा। कहते हैं अगर आर्टिफिशियल चीज़ हमारे समक्ष न होता तो शायद इंसान की अस्तित्व भी मिट जाता, लेकिन पहले के समय में ऐसा आर्टिफिशियल चीज़ या टेक्नोलॉजी चीज़ नहीं हुआ करती थी। फिर भी जो इंसान जो था अपना जीवन अच्छे से यापन करता था। लेकिन आज के समय में जितने टेक्नोलॉजी के पीछे हम भाग रहे हैं उतना ही हमारे जो जीवन पे इसका इफेक्ट जो है बुरा पड़ रहा है। बेशक हम खुश हैं कि हम आज टेक्नोलॉजी के उस मुकाम पे पहुंच गए हैं, लेकिन आपको शायद नहीं पता है कि ये बात प्राकृतिक को कभी भी अच्छा नहीं लगता रहा है। तो हो सकता है कि प्राकृतिक कुछ ऐसा कर दे जो इंसान के अस्तित्व के लिए जो है बहुत ही विनाशकारी सिद्ध भी हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे शरीर के मेंटेनेंस करने के लिए प्राकृतिक ने स्वयं ही ऐसे ऐसे अंगों को बना रखा है और ऐसे ऐसे चीज़ों को बना रखा है कि हमारे शरीर जो है हर एक कंडीशन को झेलने के लिए तैयार होता है। लेकिन हम जो ये आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हम आने वाले समय में तरह तरह के बीमारी देखने को मिलेगा और तरह तरह बीमारी से हम परेशान रहेंगे। कहते हैं आने वाला टाइम में कोई भी व्यक्ति जो होगा स्वस्थ रहना शायद संभव ही ना हो, क्योंकि हमने हर एक व्यक्तियों ने अपने जीवन को जो है बिल्कुल ही आलस्य भरा जीवन बना दिया है। कहते हैं टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने उनके जीवन को जो है तहस नहस कर दिया है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोरेगुलेशन। फ्रेंड, here thermoregulation is the most important topic here. Why is the necessary? Thermoregulation, why is it is necessary? The first point is here the limit of heat tolerance. The limits of heat tolerance is the most important. The living organism can be normally survive only within a continuous range of temperature about 0 to the 45 Celsius. 0 to 45 Celsius only a normal temperature for all living organism. And however the organism tend to the make a adjustment is there happen to be at a place to the higher to the lower temperature. The here above a 45 Celsius the organism may be suffer may be way the enzyme are destroyed. Here the enzyme are destroyed and protein get a denatured. Protein is denatured and plasma membrane break down and cells suffer lack of oxygen. The cells suffer the lack of oxygen. And below the 0 Celsius temperature, the air at the temperature below the freezing point, the cells may be burst by their formation of a needle like ice crystal, and inside or between to the cell and their organism cannot be survived. The above state effect due to temperature change to the because enzyme function normally within the container range of temperature mean। दोस्तों इसका मतलब यही हुआ कि तापमान नियमन क्या होता है, यानी ताप नियमन क्या होता है, व्हाट इज रेगुलेशन, और रेगुलेशन क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। तो यही बात यहाँ समझने की हम कोशिश करेंगे कि तापमान नियमन क्या होता है, यानी जो हम यहाँ पर रेगुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, थर्मल रेगुलेशन क्या होती है। तो कहते हैं ताप सह सकने की सीमाएँ। देखिए हमारा शरीर जो है कुछ ही टेम्परेचर को सहने के लिए बनाया गया है। कहते हैं जीवधारी सामान्यतः लगभग जो है 0 से 45 सेल्सियस तक तापमान को परिसर के भीतर ही जीवित रह सकते हैं। अगर आप इससे अधिक टेम्परेचर होता है या से कम होता है तो हमारे शरीर के लिए जो है नाशक होती है, विनाशकारी होती है। हालांकि यदि इन जीवों को उच्च और निम्न तापमानों स्थिति पर रहने पड़े तो आपने कुछ संयोजन कर भी सकते हो, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर 45 सेल्सियस से ऊपर जीवों कोई प्रकार के कष्ट होंगे तो क्या कष्ट होंगे, एंजाइम उनके नष्ट हो जाएंगे। देखिए टेम्परेचर जो होगा 45 सेल्सियस से ऊपर हो जाएगा तो उनके एंजाइम ऑटोमेटिक बॉडी के नष्ट हो जाएंगे, प्रोटीन के गुणों का जो है नाश हो जाएगा बॉडी में, ठीक है, और प्लाज्मा झिल्ली छिन्न भिन्न हो जाती है, और प्लाज्मा झिल्ली जो होगा छिन्न भिन्न हो जाएगा और कोशिका में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि अगर 45 सेल्सियस टेम्परेचर अधिक होगा तो इंसान जो है अपना जीने में काफ़ी कठिनाई उसको महसूस हो सकती है। अगर कहते हैं 0 सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो जाए तो क्या होगा, अगर 0 से कम हो जाए तो हिमांक के नीचे से तापमान पर कोशिका के भीतर और कोशिका के बीच में बर्फ की सुई जैसी क्रिस्टल बनने के कारण वो फट सकती है, यानी बर्फ जैसे क्रिस्टल बन जाएंगे उसके स्किन में और वो जो होगा फट जाएगा। आपने देखा भी होगा कि जो सर्द में रहते बंदे उनके जो है बॉडी से जो है उनके रोए निकल रहे होते हैं, तो ये जो होता है सेल ब्रस्ट होने के कारण ही
होता है और कहते हैं जीव जीवित नहीं रह सकता है। तो ऐसे में जो है जीवों को जीवित रहना शायद संभव भी न रहे। कहते हैं तापमान परिवर्तन के कारण जो है उपयुक्त प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि एंजाइम सामान्य तापमान की एक खास सीमा के भीतर ही कार्य करता है। तो मैंने कहा ना आपको कि हम जैसे जैसे प्रकृति को नष्ट करेंगे प्रकृति हमें भी नष्ट करेगा। तो आपने आजकल देखने को मिला ही है कि टेम्परेचर तो 50 सेल्सियस के ऊपर पार हो जाता है। ये तो जर्नल सी बात है जिसको आप लोगों को भली भांति इसको ज्ञात है। और क्या हो गया तो टेम्परेचर जो होती है 0 सेल्सियस से नीचे भी चली जाती है। तो इसका मतलब है कि प्राकृतिक हमें सबक देने की कोशिश कर रही है, सबक सिखाने की कोशिश कर रही है कि अभी भी समय है, संभल जाओ, नहीं तो ये टेम्परेचर की जो खेल है, जो तुम लोगों ने पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया है, उसका जो परिणाम आने वाला समय में बहुत ही भयानक होगा। क्योंकि आपको पता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो इन चीज़ों को जो है मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, कहते हैं जितना पेड़ पौधे होता है उतना ऑक्सीजन रिलीज होती है और ऑक्सीजन एक तरह से ठंडा होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितना अधिक रहेगा उतना गर्मी पैदा होगा। इसका आप एग्जाम्पल भी समझ सकते हो कि अगर सर्दी में काफ़ी लोग अगर एक रूम में रहते हैं तो जो है रूम जो है काफ़ी गर्म होता है। कारण क्या है, उनके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है यानी वो गर्म करके रखती है पूरे रूम को। ठीक है, लेकिन वही बात अगर आप देखो ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन ठंडा होता है क्योंकि ऑक्सीजन के लिए हम क्या करते हैं, घर खोल देते हैं तो पूरा घर जो है ठंडा हो जाता है। कारण ये होता है कि वो ऑक्सीजन से भर जाता है। तो ये आप मेंटेनेंस की बात समझ सकते हो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ रखता है। अगर अभी भी आप लोग समझते हो, क्योंकि दोस्तों मुझे देखिए, मुझे उन बड़े लोगों से कोई मतलब नहीं है, चाहे जो बड़े हो गए हैं उनसे भी मतलब नहीं है, मुझे उन बच्चों से मतलब है जो आने वाले भविष्य हैं, जो देश के भविष्य हैं। क्योंकि इन्हीं बच्चों में से बहुत से बच्चे ऐसे भी बनेंगे जो सरकार के रूप में होंगे। तो ये सरकार के रूप में अगर ये बात समझ लेते हैं तो हो सकता है कि वो ऐसे रूल रेगुलेशन बना दे आने वाला टाइम में जो हमारे देश में जो है काफ़ी जो है संतुलित बनाया जा सकता है। बेशक ही सरकार आप पता ही है कि पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाती है और बहुत ही पर्यावरण के लिए सरकार भी जो है एक रूल रेगुलेशन सिर्फ पास करती रहती है। कहते हैं इसको जो है विश्व लेवल पे किया जा रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है विश्व लेवल पे सलूशन करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन मुझे इतना पता है कि सब है किताबी बातें हैं और सिर्फ लिखित हुई बातें हैं, इसको कोई लागू नहीं करता है। क्योंकि आपको पता है कि सरकार क्या कर लेगी, करेंगे तो हम लोग। जब तक हम लोग, हम विद्यार्थी, हम बच्चे, जब तक हम ये बात को नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारे देश में जो है समस्याओं का जो है सलूशन कदाचित नहीं हो सकता। The next topic is absence of enzyme at a different temperature. So friend, here is the most important topic: absence of enzyme at a different temperature. The enzyme carry out almost all the chemical reaction as occurring inside our body. They have several characteristics, and the most important one has their relation with the respect and the temperature. At 0 Celsius, the enzyme are inactive. There is 0 temperature, the enzyme are inactive form. At the rate of enzyme catalyzed reaction doubles with the every 10 degrees rise in a temperature between 4 to 40 Celsius temperature. And on a warmings, the warms is where to temperature rise, the enzyme start working faster. There is a temperature is high, the enzyme are the fasting. If the temperature become too high, more than 40 Celsius, the enzyme begin to work too rapidly and produce too unwanted intermediate chemical and not be required ones. A still higher temperature, the enzyme get a denature of destroyed. The denature means destroy their own. And uncooling. There is uncooling. The temperature lower than to the optimum temperature, the enzyme become a less and less efficiency. At the freezing temperature, the enzyme may be turned totally inactive. There is a cooling temperature, their enzyme is a totally inactive. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं विभिन्न तापमानों पर एंजाइम की क्या कार्य क्षमता होती है, कैसे करता है विभिन्न विभिन्न टेम्परेचर पे एंजाइम। क्योंकि आपको पता है ना एंजाइम हार्मोन हमारे बॉडी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ एंजाइम जो है पाचन चीज़ों को नियंत्रण करता है, वहीं हार्मोन जो है बॉडी के रेगुलेशन करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं हमारे शरीर के भीतर होने वाले प्राय सभी जो है कार्य एंजाइम की मध्यस्थता में ही संपन्न होती है। यानी एंजाइम के क्रिया के कारण ही सारे जो है
संपन्न होती है। क्योंकि आपको पता है अगर एंजाइम, हार्मोन भी तभी बनता है जब एंजाइम की रिएक्शन होती है, क्योंकि खाना जब तक पचेगा नहीं, क्योंकि आप जो भी चीज़ खाते हो उनमें होती है क्या, हार्मोन होती है। तो वो हार्मोन को जितने भी रेगुलेशन करता है वो एंजाइम ही कराता है। तो भी कहते हैं कि मध्यस्थता में ही संपन्न हो सकती है। इन एंजाइमों के अनेक विशेषताएं होती है और इस सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है तापमान के साथ उनका संबंध। देखिए एंजाइम का तापमान के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहते हैं अगर 0 सेल्सियस पर एंजाइम सक्रिय हो जाए, ठीक है, यानी जो 0 सेल्सियस पे एंजाइम जो होता है निष्क्रिय हो जाता है, यानी इनएक्टिव हो जाता है, यानी कार्य करना 0 सेल्सियस में बंद कर देता है, तभी देखते हो ठंड में जो होते हैं बहुत ही हमें प्रॉब्लम महसूस होता है। कहते हैं 4 से 10 सेल्सियस के बीच तापमान में हर 10 सेल्सियस बढ़ोतरी के साथ एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया के दर दुगनी होती चली जाती है। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो है ये दुगना क्रिया करेगा। आपने देखा होगा कि ठंड के समय जो होता है हमारा पेट जो होता है ठंडा होता है, बिल्कुल गर्म सा होता है। ये देखा होगा आपने कि ठंड में हमारा पेट जो है गर्म होता है, क्योंकि खाना पचने के लिए थोड़ा गर्माहट की आवश्यकता होती है, तभी खाना पचता है। वही ठंड में अगर आप गर्मी में अगर आप देखोगे तो हमारा पेट जो होता है बिल्कुल ठंडा होता है, क्योंकि वातावरण जो ऑलरेडी जो होता है गर्म होता है, इसलिए जो हमारा पेट के साइड होता है वो ठंडा होता है। तो कहते हैं ये सारे मेंटेनेंस जो होती है होना एंजाइम के लिए ही होता है। शरीर में जो हमारा बैलेंस बना रहा होता है वो एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए बनाई जाती है कि एंजाइम जो है सुचारू रूप से कार्य कर सके और जो है भोजन के जो है पचने की प्रक्रिया में एंजाइम जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होता है, शरीर जो है स्वयं ही अपना कार्य भली भांति करता है और समझता है। कहते हैं जब तापमान बढ़ने पर क्या होता है, देखिए जब तापमान बढ़ता है तब क्या होता है, जब भी तापमान में वृद्धि होती है एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे एंजाइम की प्रक्रिया जो होती है तेज हो जाती है। यदि तापमान बहुत अधिक हो जाता है यानी 40 सेल्सियस से अधिक हो जाता है तब एंजाइम बहुत तेज़ी से काम करने लगता है और वांछनीय आवश्यकता रसायनों के स्थान पर अब वांछनीय मध्यवर्ती रसायन उत्पन्न करने लगता है और तापमान में अधिक वृद्धि होने पर एंजाइम नष्ट भी हो जाता है। अब देखिए इसका जो है इंसान के शरीर पर कितना प्रभाव पड़ता है। आपने देखा ही होगा कि हमारे जो अभी के समय में बच्चों का विकास बहुत जल्दी हो रहा है। कारण क्या है, तापमान। बच्चों का जो विकास होने का सबसे बड़ा कारण जो बन रहा है तापमान बन रहा है। कहते हैं वो छोटे ही उम्र में जो है यौवन आरंभ की आवश्यकता में चले जाते हैं, जहाँ पर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इस सारे एंजाइम हार्मोन की वजह से ही होता है, क्योंकि तापमान जितना बढ़ेगा और जितने वो गर्म चीज़ों का सेवन करेंगे उससे क्या होगा, उनका बॉडी पे जो है विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनका एंजाइम जो होगा फास्ट हो जाएगा। और कहते हैं ये एंजाइम फास्ट हो जाने की वजह से क्या होगा, अवांछनीय मध्यवर्ती रसायन का भी रिलीज करना स्टार्ट कर देगा जो हमारे शरीर की ज़रूरत नहीं होती है। तो इससे क्या होगा, उनके शरीरों में बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। तो ये तभी कहते हैं ना कि जो हम कर रहे हैं, जो हम वातावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो हमारे बच्चे के भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है और आने वाला समय में देखना बहुत ही तकलीफ़ों से जो है हमारे बच्चे गुजरेंगे। तो अभी भी संभलने का समय है। अगर अभी भी हम इन वातावरण को कंट्रोल नहीं किए, सही विषय को नहीं समझ पाए, तो हो सकता है कि ये विनाशकारी सिद्ध हो। एक विनाश तो आपके समय समक्ष देखने को आपको मिला ही है, जो कोरोना वायरस ने तबाही माम मचाया है। इसमें भी वही व्यक्ति बच सके हैं जिनका ह्यूमन सिस्टम यानी प्राकृतिक रूप से उनका बॉडी जो है सुचारू रूप से कार्य कर रहे थे। वो व्यक्ति जो कार्य नहीं कर रहे थे, जो बहुत ही आलसी टाइप थे, उनका आपको पता ही क्या यहाँ हर्ष हुआ। तो ये सारी बातें संकेत के रूप में जो है हमें मिल रहा है। कहते हैं एंजाइम एक सीमित तापमान पारस में आमतौर पे 35 से 40 ही होती है, सबसे अच्छा काम करता है। यानी 30 से 40 के बीच में जो है हमारे शरीर में एंजाइम का जो कार्यशीलता होती है बहुत ही सुचारू रूप से सही होता है। एकदम तापमान का अर्थ है सबसे अधिक उपयुक्त तापमान माना जाता है, यानी 45 देखिए जो है 35 से 40 के बीच में उत्तम माना जाता है और जो 40 से ऊपर यानी 45 से ऊपर माना जाता है, 40 से ऊपर होता है तो वो हमारे लिए शरीर के लिए सही नहीं होता है। इससे एंजाइम की प्रक्रिया फास्ट हो जाती है। अब कहते हैं अगर तापमान कम होने पर क्या होगा। अगर मान लीजिए तापमान कम हो जाता है तो इष्टतम तापमान से जो होती है यानी कम होने से जो है तापमान एंजाइम की क्रियाशीलता को भी कम कर देता है। तापमान कम हो जाने से जो होता है आपका एंजाइम इनएक्टिविटी हो जाता है, यानी वो कार्य करना बंद कर देता है। हिमांक पर एंजाइम पूरी तौर से निष्क्रिय हो जाता है और ये भी जो कहते हैं बहुत ही घातक सिद्ध होता है। दोस्तों यही बात बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है कि तापमान का प्रभाव जो है हमारे शरीर पे
वैसे ही पड़ता है जैसे दूसरे पेड़ पौधों पे भी पड़ रहा है, जैसे स्टोमेटा पे भी पड़ता है वैसे ही हमारे शरीर पे भी पड़ता है। तभी मैंने कहा था ना कि हमारा शरीर और पेड़ पौधे जो है कई मायने में सामान्य क्रियाएं करते हैं, इसीलिए जो है हमें दोनों को बचा के रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप पेड़ पौधों को बचा लेते हो तो आपका जीवन स्वयं ही सुरक्षित हो जाता है। The one next topic is classification of the animal based on their temperature tolerance. Friends, the most important topic here, classification of the animals based on their temperature tolerance. Based on the capability and the manner of regulating body heat, all the animals found on the earth are grouped into the two main categories, endothermus and exothermus. Endothermus and exothermus here. The first is endothermal and ectotherms. There is endothermus means endo, inside, thermo means heat. Example, all the birds and the mammals endothermus are organism. There is a birds and mammals are the endothermus organism which they maintain a steady body temperature irrespective on the temperature of surroundings. Two other terms often used to the synonymously there is endothermus are here homothermos. This is a homo means same, thermo means heat, refer to give their same constant warmth and body temperature and second is warm blooded means oldest term is a seldoms used now. The means of animals which is are felt warm whenever is a touched if you hold a pigeon in your hand or feed is a rabbit by touch even if it is intensely cold outside. You will be find them of warm means there are regulate a body temperature of difference. There is the most important here and B is a ectothermo means ecto is outside and thermo means heat. So those animals was the body temperature rise and the fall in the rise and fall of the surrounding temperature are termed ectothermo. Ectothermal, all the animal, other hand, birds and mammals are ectothermal. Example, fish, frog, lizard, insect is the earthworm, etc. To the other terms, often to the usually synonymous with their ectothermals are. The picothermal means piccolo means changing, wherein the term is heat, refer to acquiring the body temperature from that of surrounding. And cold blooded here, the oldest term and solvents used now mean animal which is are cold when the touch it. If you hold a frog in your hand, feel the touch of the cockroaches. They are only colder than your body. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात आया है कि तापमान सहनशीलता के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण। अब देखिए तापमान सहनशीलता में सभी जीव जंतु का अपना अपना विशेष स्थान होता है, चाहे वो रेप्टाइल हो, चाहे वो मेमल्स हो, चाहे एविज हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बर्ड्स हो, सबके अपने अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो है नेचर ने अपना अपना रेगुलेशन बनाया है। कहते हैं कुछ जीव जो है पानी में रह लेते हैं, कुछ ठंड में रह लेते हैं, कुछ हॉट कंडीशन में रह लेते हैं। ठीक है, कहते हैं जैसे हॉट राजस्थान आप देखोगे तो वहाँ पर भी जीव जंतु देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर पानी में देखोगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। अगर आप बर्फ वाली इलाकों में जाते हो तो वहाँ पर भी जीव जंतु दिखता है जो अपना जीवन जो है सुचारू रूप से करने योग्य बनाता है। तो कहते हैं शरीर की गर्मी का नियमन करने की क्षमता और तरीके के आधार पर पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी प्राणियों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। एक जो है एंडोथर्मल, एक है आपका एक्सोथर्मल। एंडोथर्मल का मतलब होता है अंतर्पोषी, यानी अंतर में क्या है उसका कैसा मिल रहा है, और बाहरी शोषी का मतलब होता है एक्सोथर्मल। तो सबसे पहले तो हमारे समक्ष यही आता है अंतरोश्रमी। अंतरोश्रमी मतलब होता है बाह्यश्रमी। अंतरोश्रमी जो है इंडो, इसका मतलब इंडो होता है, और इंडो का मतलब होता है अंत, थर्मो का मतलब होता है तापमान, उष्मा। कहते उदाहरण सभी पक्षी और स्तन प्राणी जो होते हैं यानी मेमल्स होते हैं या बर्ड्स आप लेते हो तो कहते हैं सभी के सभी जो होते हैं अंतरोशी के जीव होते हैं जो आसपास के तापमान के निरपेक्ष अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहते हैं अंतरोशी प्राणियों के लिए पर्यायवाची रूप से दो अन्य नाम भी प्राय प्रयुक्त किए गए हैं। वो दो नाम जो है वो है, पहला नाम तो है समतापीय यानी होमोथर्मस। होमो मतलब है सम, असामान्य मतलब होता है, और थर्मस का मतलब होता है ताप या उष्मा, यानी होमोथर्मस जो अपने शरीर का तापमान स्थिर अथवा नियमित बनाए रखते हैं, यानी इसको हम समतापीय जीव कहते हैं। एक होता है गर्म रुधिर वाले यानी वार्म ब्लडेड। ठीक है, गर्म रुधिर वाले यानी वार्म ब्लडेड प्राणी से जो आप शायद इस्तेमाल होते हैं, प्राणी जिसका शरीर छुए जाने पर गर्म लगता है,
ठीक है, कितनी भी सर्दी क्यों ना हो, यदि आप एक कबूतर को अपने हाथ में पकड़ते हो तो फिर या खरगोश को छूते हो तो ये आपको गर्म महसूस होती है। इसका मतलब है कि इनका जो ब्लड है वार्म ब्लडेड एनिमल है, यानी ये अपने आप को बॉडी टेम्परेचर जो है ब्लड के रूप में करते हैं। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट नेचर ने यहाँ इनको बनाया है। उसके पश्चात है बारहउष्मीय, यानी बारह से एक्टो का मतलब था बारह, थर्म का मतलब था ताप या उष्मा। कहते हैं उन प्राणियों को जिनके शरीर का तापमान आसपास के वातावरण के तापमान के घटने और बढ़ने के साथ साथ घटता बढ़ता रहता है, बारहउष्मीय में कहलाते हैं। कहते हैं पक्षी और स्तनधारियों को छोड़कर अन्य सभी प्राणी जो है बारहउष्मीय होते हैं। कारण यही होता है ना कि मछली हो गया, मेढक हो गया, छिपकली हो गया, कीट हो गया, केचुआ हो गया आदि जो सभी जीव जो है बारहउष्मीय प्राणी के लिए प्राय रूप में दो नाम इनके लिए उपयुक्त है। एक तो है विषम तापीय, यानी विषम तापीय का मतलब होता है जो पोइकिलो थर्मल मीन्स पोलो किलो का मतलब होता है परिवर्तनशील, और थर्मो का मतलब होता है तापमानी उष्मा, जिसका अर्थ जो है अपने आसपास के वातावरण के शरीर का तापमान उत्तेजित करते हैं। देखिए ये जीव जंतु जो है जैसा टेम्परेचर होता है वैसा ही अपने बॉडी को टेम्परेचर बना लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है मेढक है। मेढक देखते हो पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। तो पानी में जैसे रहता है तो कैसे जीव सर्वाइव कर पाता है, और जो ज़मीन पर रहता है तो कैसे सर्वाइव करता है। तो इसे जो है वाष्पोषी में आते हैं। ठीक है, कहते हैं उसके बाद इनके जो है ठंडे रुधिर वाले होते हैं, यानी कॉल्ड ब्लडेड होते हैं। ये लोग सारे जीव जो हैं कॉल्ड ब्लडेड होते हैं। सबसे पुराना नाम है जो आप शायद ही इस्तेमाल किया जाता है का अर्थ छुए जाने पर जो है उनका शरीर ठंडा महसूस होता है। यदि आप एक मेढक को हाथ में पकड़े या फिर एक चिलटट्टे को छुएं तो आपको जो है थोड़ा ठंडा महसूस होगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज characteristics of endotherma. What do you mean to characteristics of the endotherma? Here, with their internal heat regulating to the mechanism, the endotherms, birds and mammals are able to maintain their body temperature within the norms or range of 2 Celsius means 37 to 39 Celsius. Respectively, there is the outside temperature, whether it's intensely cold or super hot. Birds are usually slightly to the warm than to the mammals. And second, on the absence of insulations or mechanism help to maintain body temperatures. Birds have a feather to trap air or preventions heat loss, and when cold their feathers are arising, suffering their traps more air to increase of insulation. The mammals have two sorts of insulation. Their hairs and subcutans are under skin of fat. There is the most important, the hair and subcutans are under skin fat. The hair is trapped to the air when it is too cold. Their hair are raised to the gauze of flesh to increasing insulations, and the underskin fat prevent a conduction of heat outside. Their fat layer is the thinner in the colder region and have it tend to a better prevention of heat loss of thinner in those living in a warm region to allow to the great heat loss. तो इसका मतलब यही हुआ कि अंतर्शोमी प्राणियों के विशेष लक्षण क्या होते हैं। देखिए कहते हैं अपनी आंतरिक ताप और नियमन क्रिया विधि के कारण जो होती है अंतर्शोमी प्राणी यानी पक्षी और स्तनधारी, कह सकते हो कि बर्ड्स एंड मैमल्स जो है बाहरी तापमान के निरपेक्ष, चाहे वह अत्यधिक ठंडा हो या अधिक गर्म हो, अपने शरीर का तापमान जो है 2 सेल्सियस के एक सीमित पारस के यानी 37 से 39 सेल्सियस तक भीतर बनाए रखते हैं। स्तनधारी के जो मुकाबले में पक्षी जो है आमतौर से ज़रा सा अधिक गर्म होते हैं, यानी पक्षी जो होते हैं इंसानों से अधिक गर्म होते हैं। कहते हैं एक कारगर उष्मरोधी क्रियाविधि शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद करती है, यानी कुछ क्रियाविधि जो होती है शरीर का तापमान बनाए रखने में अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं वायु को रखने के लिए पक्षियों में जो है पर होते हैं, यानी इनके फीदर्स होते हैं जो कि इनको वायु को रोकने के लिए इम्पोर्टेंट कार्य करते हैं, ताकि ताप क्षय को रोका जा सके। और ठंडे होने पर पैरों के ऊपर की तरफ ये फूला यानी रेगेदार बनाए लिया जाता है, ताकि उष्मरोधन के लिए अधिक वायु रोका रखा जा सके। कहते हैं स्तनधारियों में यानी इंसानों में या कह सकते हो मेमल्स में उष्मारोधन के 2 स्रोत माने जाते हैं। एक तो रोम होता है जिसे हम बाल कहते हैं, और दूसरा जो होता है स्वस्तक यानी सब कटन्स। सब का मतलब है सबसे नीचे, कटन्स का मतलब होता है त्वचा अथवा त्वचा के नीचे स्थित वाशा यानी चर्बी। ठीक है, वाशा जो फैट होती है रोम के वायु को रोकते हैं, और सर्दी अधिक होने पे ये रोम खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे
जैसे सर्दी आपको लगती है आपके रोए रोए खड़े हो जाते हैं, ताकि उष्मारोधन बेहतर ढंग से हो सके। कहते हैं त्वचा के नीचे स्थित चर्बी ताप को बनाए रखने से रोकती है और चर्बी की यह परत जो है ठंडे इलाकों में रहने वाले प्राणियों में अपेक्षाकृत अधिक मोटी हो जाती है, ताकि ताप के क्षय को कारगर रूप से रोका जा सके, और अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्रों में रहने वाले में जो है पतली होती है, ताकि ताप क्षय अधिक हो सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखती है। The next topic is how many endotherma cope with the unfavorable temperature. There is a most important question here: how some endothermic cope with the unfavorable temperature. The first is the polar bears as penguins. As the several other animals live in the ice-covered polar region, they maintain their body temperature by the generating the heat and preventing to heat loss through the thick fur and a thick layer of underskin fat. And camels, desert rat, and the several other tolerate their intense heat of the tropical desert, mainly promoting to the heat loss. The camel is a desert devil. There is a hot climate is a need to the possess more of heat loss of mechanism and cut down to the heat returning to the ones. The most of its skin has a no fat layer, but lot at that humps. It is a story is a hugs bulk of a fat only a survivor food. And a squirrel and a goat and pigeon. There is a live is a moderate climate and the two have to be adjust their body temperature according to the changing condition of the outside. They are just both in a winter and summer to maintain a normal body heat. The human too are the endothermal when they require be a supplement of our natural heat regulating mechanism by the artificially method like a clothing, using the fan, bathing, room heatings and room cooling etc. कहते हैं दोस्तों कुछ अंतरशोई प्राणी किस प्रकार जो है प्रतिकूल तापमानों में सहन बर्दाश्त करते हैं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से जीव जो होते हैं अलग अलग जो है कंडीशनों में अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं और ये बहुत सुचारू रूप से करते हैं। कहते हैं ध्रुवीय अगर रिछ लेते हो या पेंगुइन लेते हो तो अन्य अनेक प्राणी बर्फ से ढके जो है ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं। ये अपने शरीर के तापमान और ताप उत्पन्न करके जो है मोटे फर और त्वचा के नीचे की मोटी वसा परत के जरिए ताप क्षय को रोक कर स्थिर बनाए रखते हैं और अपना जीवन भी यापन करते हैं। कहते हैं अगर आप दूसरी तरफ रेगिस्तान के ऊँट को लेते हो तो ऊँट जो होती है रेगिस्तानी चूहे और अन्य अनेक प्राणी जो है उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों की भीषण गर्मी को प्रमुख रूप से ताप क्षय को बढ़ावा देकर सहन कर लेते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। कहते हैं जैसे ऊँट गर्म जलवायु वाले रेगिस्तान में रहने वाली प्राणी है और इसे क्षय जो है ताप क्षय क्रिया विधियों की ताप पर बनाए रखने वाली प्राणियों को कम करने की अधिक आवश्यकता होती है। इसकी अधिकांश त्वचा में चर्बी की कोई परत नहीं होती है, लेकिन इसके कुबर में यानी कुबर जिसको हम्प्स भी कहते हैं जो निकला हुआ होता है ऊपर पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसके भीतर नित भोजन के रूप में बहुत सारी बासा संचलित होती है, यानी इसके लिए भोजन जो है वहाँ पर इकट्ठा रहता है जो उसको जो है नरिशमेंट हमेशा करता रहता है। बेसिकली देखिए इसके हम्स जो निकला हुआ है इसका कारण यही होता है कि इसकी बॉडी जो होती है बहुत पतली होती है क्योंकि वो गर्मी को सहन कर सके। इसलिए कहते हैं ना कि जो ऊपर वाला सोच समझ के धरती का निर्माण किया इसमें प्रत्येक जीव का जो है बहुत खासियत बातें जो है नोट करने वाली होती है, जिसको आप देख के भी और सुन के हैरान हो जाओगे। तभी तो कहते हैं पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम हर चीज़ के बारे में समझ सकते हैं, और जो बच्चे पढ़ाई पे ध्यान अच्छे से नहीं दे रहे हैं वो क्या जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है और इसका समझ क्या होता है। क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको त्रिपान स्टडी सेंटर पे ब्रीकी से ब्रीकी मिलेगा। तभी तो कहता हूँ उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ना जाने कौन सा वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो हम तो यही जानते थे कि ऊँट जो होती है उसमें पानी रहता है, स्टोर करके रखता है, क्योंकि इसीलिए इसको जहाज़ कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप अगर समझिएगा एक नई बात कि यहाँ पर जो है फैट जमा रहता है। बेसिकली वाटर हो चाहे ना हो, लेकिन वाटर कुछ अमाउंट में रहती है, लेकिन फैट जो होती है पूरे बॉडी में फैट उसके पास कहीं नहीं होती है। तो सारे के सारे जो होता है हम्स में आके इकट्ठा हो जाता है, जो उसको खाने के रूप में जो उसको मिलता रहता है। किसी इंसान के अगर मान लीजिए फैट जो होता है स्टमक के पास फैट इकट्ठा होता है
है तो उसके भी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या पता उसको कई दिन तक खाना ना मिले, तो इसके उस समय इमरजेंसी के समय में जो है ये उपयोग कर सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए रखता है। कहते हैं अगर गिलहरी आप देखोगे या बकरी या कबूतर इत्यादि औसत जो है तापमान पर पाए जाते हैं और उन्हें भी बाहर की जो है परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुसार अपने शरीर के तापमान का समायोजन करना भी पड़ता है। इन सब प्राणियों के सर्दी और गर्मी दोनों में ही अपने शरीर का सामान्य ताप बनाए रखने पड़ते हैं, जो कि बहुत काफ़ी ज़रूरी होता है। कहते हैं मनुष्य भी उत्तरसोही प्राणी है, जब भी आवश्यकता पड़ती है हम भी अपना ताप नियंत्रित क्रियाविधि के साथ साथ कृत्रिम तरीके जैसे कि वस्त्र पंखे का इस्तेमाल करके, स्नान द्वारा कमरे को गर्म करके ठंडा करके शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए हम जो है आर्टिफिशियल चीज़ों के या न्यू टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं। The next topic is some ectothermals and how there is a cope the unfavorable temperature condition. Some ectothermals and how there is a cope unfavorable temperature condition is the most important question here. Consider the following example. There are understanding the thermals and the how unfavorable condition is the living. The first of all a frog. Frog is a hibernated under the growth in the cold winter and activated during to the hot summer to the avoid to the heat and escape from a cold. The hibernations are winter sleep in the characterized by their animals and slowing down to the activity or resting underground during to hibernations their basal metabolic rate remain to the low. And second is a fish. Fish live in water. Water shadow domes undergoes to the extremely temperature change like the ones to the land. Once on the land, still the fish either make a minor adjustment in their body part to minimize to the heat loss or heat gain, or if they are unable to do so, they are migrate to the less harsh region. Their only condition is to provide to the fish is the most important. The heat is a loss and heat is gain. There is a fish live in the water. It is the most important example for here. And next is a lizard and crocodile. The lizard and crocodile is a bask of the open sun to a warm himself during to the cold weather. There is a bath to open sun to warm himself during the cold weather, and then hot they move to the shaded. When to feeling hot, the crocodile ever to the open their mouth while to allow to the evaporation of water from a cooling purpose, and sometimes like a panting of the dog. And the next is the honeybee. The honeybee they during the cold winter night huddle together inside the heavy to be conserve the body heat collectively during to the hot summer. They even operate a kind of dessert cooler by sprinkling of the some water on their honeycombs on their fanning with their wings for cooling their honeycomb. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है कि कुछ वायरसी की जो प्रतिकूल तापमान परिस्थिति का सामान्य कर लेती हैं। देखिए कहते हैं हर जीव के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कैसे वो अपना टेम्परेचर जो है मेंटेन करते हैं। तो यही पे बात यहाँ पर आया, कुछ उदाहरण दिया गया है आपके समक्ष जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। सबसे पहले तो हमारे समक्ष आता है मेढक। देखिए मेढक जो है सर्दियों की ठंड से बचने के लिए जमीन के भीतर जाकर शीतोष्ण क्रियाओं से चले जाते हैं और गर्मियों के ताप से बचने के लिए शीतोष्ण निष्क्रिय में चले जाते हैं। कहते हैं शीतोष्ण क्रिया या शांत निंदा के दौरान प्राणी अपने क्रियाकलापों को कम कर लेते हैं और भूमि के जो है नीचे रहकर विश्राम करते हैं। इस दौरान आधारी उपचाई दर कम करती है। तो ये भी काफ़ी जो है आपने पहली बार मेढक के बारे में जाना ही भी होगा। कहते हैं मछलियों के बारे में आप जानते ही होंगे कि एक पानी में रहने वाली प्राणी है, लेकिन पानी में तापमान तो इतने तीव्र परिवर्तन शायद ही कभी होते हैं जितने कि जमीन पर होता हो। फिर भी ताप क्षय अथवा ताप वृद्धि के प्रभाव को कम से कम करने के लिए अपने शरीर के विभिन्न भागों में मामूली से समायोजन कर लेती है, या यदि ऐसा नहीं कर पाती तो वह कम कठोर और प्रतिकूल क्षेत्र में कठोर या प्रतिकूल में जो प्रवास कर जाती। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं आज के समय में जो इंडस्ट्रीज पोल्यूशन के बारे में पोल्यूशन के कारण जो है कई मछलियां जो है मर भी रही है, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रीज वेस्ट हो रहे हैं सारे के सारे जो है नदियों में और समुद्रों में डाले जा रहे हैं। जितने भी इंसानों की एक्टिविटी हो रहे हैं सारे के सारे नदियों और नालों में बहाए जा रहे हैं, जिसके वजह से जो है मछलियां सर्वाइव करने में सक्षम नहीं हो रही हैं। तभी आपको न्यूज़ में कभी कभी सुनने को मिलता है कि बहुत से मछलियाँ जो है मरी हुई नज़र आई है। तो कारण भी यही रहता है। उसके पश्चात है छिपकलियाँ और घड़ियाल यानी मगरमच्छ।
ये भी अपना इंपॉर्टेंट स्टैंड रखते हैं। अगर आप ध्यान से इसको देखो तो कहते हैं ठंड मौसम में अपने आप को गर्म रखने के लिए खुले में जाकर धूप सेकने लग जाते हैं और गर्मी होने पर वे छायादार क्षेत्रों में चले जाते हैं। गर्मी के महसूस करने पर घड़ियाल तो अपने मुंह को काफ़ी चौड़ा खोल लेता है। देखा ही होगा आपने, जो मगरमच्छ होता है वो अपना चौड़ा मुंह खोलता है। अब सोचते होगे ऐसे ही खोलता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये होता है मुंह खोलने का, ताकि वो पानी का वाष्पोत्सर्जन हो सके, यानी पानी का वाष्पोत्सर्जन के लिए ही वो जो है चौड़ा मुंह खोलते हैं और आपको नज़र भी आता है। और वो ठंडक महसूस भी कर सके, यानी उनको ठंडक महसूस होता है। आप भी देखते हो कि जब आप ठंडे में जो है हवा की तरफ खींचते हो, मुंह के अंदर खींचते हो, आपको ठंडक महसूस होती है। तो ऐसा ही घड़ियाल भी करने की कोशिश करता है। कहते हैं घड़ियालों की यह प्रक्रिया ठीक वैसे ही होते हैं जैसे कुत्ते को हाँफते समय होती है। कुत्ता भी हाँफता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो थक रहा है, वो वाष्पोत्सर्जन कर रहा होता है, यानी उसको अपने आप को कूल करने की एक तकनीक है। शायद आपको ये पहली बार पता लगा होगा कि कुत्ता हाँफता क्यों है, कुत्ता जीभ जो है क्यों निकालता है। ठीक है, तो ये मैंने कहा ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपके समक्ष था। कहते हैं मधुमक्खियाँ, अगर आप देखोगे तो मधुमक्खियाँ जो है रात्रि के दौरान छत्ते के भीतर नज़दीकी के साथ सटकर एकत्र हो जाते हैं, ताकि मिलजुल के शरीर की ऊष्मा का क्षय न होने दे। या तभी तो है, देखते हो मगर जितने भी मधुमक्खियाँ होती सारे एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए होते हैं। तो इसका कारण ये होता है कि वो दोनों सब एक दूसरे को बॉम्ब कर रहे होते हैं। तापीय गर्मी में वो एक प्रकार के जटर कूलर के काम लेती है, जिसके लिए वह छत्ते पर थोड़ा पानी का छिड़काव भी कर लेती है और फिर अपने पंखों को फड़फड़ा कर पूरे छत्तों को ठंडा कर लेती है। तो ये बातें शायद आपको कभी पता न लगा हो। Our next topic is mechanism of the homeostasis of the body temperature. Friend, here is the most important topic here, mechanism of homeostasis of body temperature, a thermoregulation in humans. There is a normal core of body temperatures. The starting point in any homeostasis is the identification of its state or normal point. The set of point of human body temperature is taken as 37 Celsius, which is also called a normal or core body temperature. The core body temperature referred to be a temperatures of the combined and the portion of the tongue, the head, upper part of arms and the leg. Our body temperature otherwise are not uniform throughout. There is the most important things here. The surface of skin temperature is usually lowest, but it's a various considerables due to the variety of external and internal conditions that depend upon the internal and external conditions. The limit of the usually record 1 degree is less than to temperature inside the mouth. The inner temperature is 1 degree higher than to the core body temperature. In a very young children, in the clinical thermometers is a place inside the anus, and there is a temperature recorded is reduced by 1 degree to the SS if the child is having any fever. For all practical is a purpose to oral mouth, and the temperature is taken as a normal body temperature will be usually 37 Celsius plus minus 0.5. There is a body normal temperature in human beings. Whenever their core body temperature depth from to normal, the body taken to the correctively measuring. For example, if the temperature fall, there is increasing heat production in the body as along with the prevention of the heat loss. And if body temperature arise, there is a cooling to give out excess heat. You will be ready about their such steps in more details. और नेक्स्ट ऑप्शन कहते हैं दोस्तों, मानव में शरीर के तापमान का समस्थापन करना यानी थर्मोरेगुलेशन, तापमान नियमन की क्रियाविधि अपने जगह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर स्थान रखता है, क्योंकि इससे जो होता है हमारे बॉडी रेगुलेशन काफ़ी मेंटेनेंस होती है। कहते हैं शरीर का सामान्य तापमान जो होती है, जिसको आपको नॉलेज भी है कितना होता है, अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो कितना होता है 97.8 होता है, लेकिन वही सेल्सियस में देखें तो 37 माइनस प्लस 5 हो सकता है। तो ये सेल्सियस में रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, बहुत से बच्चों को तो ये भी नॉलेज नहीं होता कि हम टेम्परेचर सेल्सियस में देख रहे होते हैं कि फ़ारेनहाइट में देख रहे होते हैं। तो ये बहुत ही विचित्र घटना होती है। मैं कई बच्चों से पूछता हूँ कि आपका टेम्परेचर क्या है, तो वो क्या करते हैं 97 सेल्सियस बोलते हैं, जबकि ये बात गलत है। 97 जो होता है फ़ारेनहाइट में होता है, या 98.7 जो होता है फ़ारेनहाइट में होता है, ना कि सेल्सियस में होता है। आप कहते हो कि 101 बुखार है, तो अगर पूछेगा सेल्सियस या फ़ारेनहाइट तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आप जनरली बोलोगे सेल्सियस, जो कि सही नहीं है।
हमारा जो है सेल्सियस में हमेशा जो है 37 पॉइंट, ठीक है, 37.6 जो होता है प्लस माइनस रह जाता है, इतना ही टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर रहता है नॉर्मल व्यक्ति का। तो ये सेल्सियस में आता है। तो ये बातों को आप ध्यान रखना जब भी आप किसी को टेम्परेचर बताओगे, क्योंकि आप मुझसे जुड़ चुके हो, इसलिए आपको इस नॉलेज का जो है सही इन्फॉर्मेशन होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं शरीर का सामान्य तापमान जो है किसी भी समस्थापन के आरंभिक बिंदु होती है कि हम उसके निश्चित या सामान्य बिंदु का पता लगाएं। मनुष्य के शरीर के तापमान नियमित बिंदु के जो है 37 सेल्सियस माना जाता है, यानी 37 सेल्सियस जो है जनरली होती है, जो उसके शरीर का सामान्य अथवा कोर तापमान भी होता है। शरीर के कोर तापमान का अर्थ यही है उसके धड़, सिर, भुजाओं और टांगों के मिलते जुलते भागों का तापमान। अन्यथा हमारे शरीर का तापमान सभी अंगों में एक सामान्य नहीं होते हैं। ये शायद आपको पता न हो कि हमारे जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट हैं वहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर जो है आप मेजरमेंट कर सकती हो। कहते हैं हमारी त्वचा की सतह पर तापमान आमतौर पर सबसे कम होती है, यानी त्वचा पर जो होती है सबसे अधिक कम होती है टेम्परेचर, लेकिन विविध बाहरी और आंतरिक परिस्थिति के कारण उनमें भी काफ़ी हद तक विविधता पाई जाती है। मुंह के तापमान की तुलना में बगल का तापमान आमतौर से 1 डिग्री कम होती है, क्योंकि मुंह का तापमान जो होता है थोड़ा सा अधिक होता है। गुर्दा का तापमान शरीर के कोर तापमान से 1 डिग्री अधिक होती है। बहुत छोटे बच्चों में डॉक्टरी थर्मामीटर गुर्दा के भीतर लगाया जाता है और बच्चे के बुखार का पता लगाने के लिए उसे 1 डिग्री कम कर दिया जाता है। तो ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हमारे बॉडी टेम्परेचर जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट में डिफरेंट होती है, क्योंकि आपको एक बात पता ही होगा कि सभी ऑर्गन जो है अपने अपने टेम्परेचर पर ही कार्यशील होते हैं। अगर टेम्परेचर मेंटेनेंस नहीं होगा तो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन है वो कार्य करना बंद कर देंगे। इसलिए बॉडी के अलग अलग पार्टों में अलग अलग टेम्परेचर जो है आप माप सकते हो। कहते हैं सभी जो व्यवहारिक मामलों में अगर मुख के तापमान को ही शरीर का सामान्य तापमान माना जाता है तो वो जो है 37 सेल्सियस, जिसमें आप प्लस माइनस जो है 5 कर सकते हो, यानी ये तो हो सकता है कि थोड़ा सा 5 पॉइंट जो है 5 अधिक भी हो, 0.5 कम भी हो, तो इसके लिए कोई दो राय नहीं है। कहते हैं जब भी शरीर का कोर तापमान सामान्य से कम या अधिक होता है तब शरीर उसे ठीक करने का उपाय भी करता है। ये बात जनरली आपको नॉलेज होना चाहिए कि बॉडी जो है हमें दवाई लेने से पहले ही हमें मेंटेनेंस करने की कोशिश करती है और जो है तापमान रेगुलेट करने की कोशिश करती है। कहते हैं जो व्यक्ति जो है दवाई अधिक सेवन नहीं करते हैं, जिनका ह्यूमन सिस्टम तगड़ा होता है, उनका बॉडी जो है स्वयं ही कई बीमारियों से फाइट कर सकता है। लेकिन जिनका ह्यूमन सिस्टम कमज़ोर है, जो बीमार रहते हैं, जो खाना सही से नहीं खा पा रहे हैं, तो उनका जो है ह्यूमन सिस्टम कमज़ोर होगा और वो बीमारी के शिकार कंटिन्यू बने रहेंगे। तो ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात रखता है, जो कि मान्य भी है और सही भी है। कहते हैं यदि तापमान गिरने लगता है तो ताप क्षय के रोकने के लिए साथ साथ ताप उत्पादन में बढ़ जाता है। अगर आपको पता होगा कि जैसे ठंड का मौसम आने लग जाता है, अगर आप स्वेटर भी ना पहनो फिर भी हमारे बॉडी जो है अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करने लग जाता है और इसके लिए वो हीट प्रोड्यूस करता है। अगर ऐसा अनुभव नहीं किया है तो अभी समय आपका है अनुभव करने का, अनुभव आप कर सकती हो, क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यदि तापमान बढ़ने लगता है तो ताप की आंतरिक मात्रा को बाहर निकाल कर शरीर को ठंडा करने का उपाय भी शरीर सोचता रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके जो है आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल ना करके भी शरीर जो है अपने आप को कूल और ठंडा रखने की कोशिश करता है और सारे अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने में अपना विशिष्ट योगदान देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होता है दोस्तों। ये जो होता है शरीर स्वयं ही अपना कार्य सुचारू रूप से करता है। कहते हैं इन उपायों के बारे में जो है आगे हम बहुत विस्तार से जानेंगे जब आप अगला जो है 9 चैप्टर देखोगे, 19 चैप्टर, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। The next topic is mechanism of thermoregulation. Friend, what is the mechanism of thermoregulation? Here, the principle of heat regulating center of locality in the hypothalamus, a part of the forebrain. This part acts like a thermostat. There is a forebrain is also known as a thermostat because they are a part of the like a thermostat is a forebrain. When the body has to face cooling below to the normal temperature, it switches on at speed up to the heat producing process, and stimulus is a shut off the heat losing ones. And when the body face overheating due to summer and after the intense physical exercise, it is accelerate the cooling process and switch off their heat producing ones.
So here is the first processing is the keeping warm in a cold weather. There is a keeping warm in a cold weather. Here thermoregulation is a cold weather is achieved in the two way of preventing loss of body heat and generate to more body heat. This is the first one is the prevention loss of body heat. This is achieved on two way. Is a vasoconstrictions. Vasoconstrictions mean to the arriving to the blood vessels as a figures, and as a result of the vasoconstriction is the skin. The blood supply to skin is reduced and there is a less loss of heat by the convention on conductions and radiations. And with the reduced the blood supply to the sweat gland is the skin. There is a less or no secretion of the sweat, and thus there is no evaporation of water and no loss of heat. And however, observe that every cold weather you look a pale bluish. This is due to the reduce of blood supply to the skin causing by the vasoconstrictions. Vasoconstriction is most important for here, and by posture. In the time when you feel a cold, we hold our arm crossed and fold it tightly over to the chest while the standing and sitting is the most important here. And there is a posture of our body. And while the sleeping is bad, we often hold our arm and the leg closely folded near the body in the curve posture. There is a most important there are the sleeping on the cool time. There is a cold weather is your posture are curves like. There is a body is a curve like sleeping on the bed. And so the posture reduce exposed body surface for heat radiations. And second is generating more body heat. The metabolic rate is increasing and more heat is produced in the body cell. The muscular activity is also increased, which is there sometime in a form of swimmings and keeping cool in a hot weather. There is the most important keeping cool in a hot weather. When to outside temperature is high or when to the person is engaged in the stimulants of physical work, there is a overproduction of heat within the body. The extra heat is given out of two principal way. The first way is increasing heat radiation from a body. This is both about the increasing the blood supply to the skin through the vasodilatations and widening of the blood vessels. The increasing blood flow into the skin allow a more heat to reach the body surface and radiate out of heat. And given the figure, and second is increasing a sweating. Friend, the second way it is increasing a sweatings on increasing a blood supply to the skin through the vasodilatations and make a more water available to the sweat gland. Therefore, about more sweats and there are evaporate of sweats cool to the body. We often speed of evaporation of the sweat is using to fan. The fan by himself do not cool their air. It is a movement of air through the increasing evaporation of the sweat to produce more cooling. Here show the diagram, the blood vessel in the skin during temperature regulations and the first vasoconstriction of cutting down to the heat loss. There is a less and heat radiated and there are vasoconstrictions here, and vasodilatations means to the much heat is radiated. There is two condition of the blood vessel skin during to temperature regulation. दोस्तों यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है ताप नियमन क्रिया विधि। देखिए ताप नियमन क्रिया विधि क्या होती है, आखिर इसमें क्या चेंजेस देखने को मिलता है। कहते हैं ताप नियमन का जो प्रधान केंद्र जो है शोषक यानी हाइपोथैलेमस होती है, जो हमारी अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है। यह भाग जो थर्मोस्टेट की भांति कार्य करता है। देखिए दोस्तों, आप तो कहते होगा कि सिर्फ हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं, लेकिन हमारा शरीर जो है उन चीज़ों से भी आगे है। कहते हैं कि अगर आपका जो अगर मस्तिष्क होता है वो जो होता है एक थर्मोस्टेट की तरह कार्य करता है, यानी आपको जो है गर्मी देने के लिए ये कार्यशील होता है। तो देखिए आपके सोचे हुए ही जो हमारा शरीर जो है पहले ही थर्मोस्टेट के कार्य करता है। शायद ये बात आपको पहले मालूम नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता ही नहीं था कि अग्र मस्तिष्क जो होती है एक थर्मोस्टेट की भांति कार्य करता है। तो कभी कहते हैं ना, जब पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, और समझना तब होता है जब इस वीडियो को और भी बच्चों तक पहुंचाते हो, क्योंकि जैसे आपको पता लग चुका है कि हमारा जो है
अगर मस्तिष्क जो होती है वो थर्मोस्टेट की तरह कार्य करता है, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि जो भारत के बच्चे हैं, भारत के नागरिक हैं, जो भी बच्चे स्टूडेंट हैं, जो पढ़ते हैं, उनको शरीर के बारे में, हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो। और ये तब संभव होगा जब मेरी वीडियो उन तक पहुँचेगा, और इसका जो है जरिया आप बन सकते हो। ठीक है, अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ना चाहते हो और इसके साथ और अच्छा करना चाहते हो तो वीडियो को जो है व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाओ और दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में जो है तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करो। देखिए दोस्तों, हेल्प करना कोई बुराई नहीं है, ये जो है जग कल्याण की तरह होता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी व्यक्तियों को सही नॉलेज के साथ आगे जो है हमारे भारत का विकास में अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे। कहते हैं जब तक भारत के व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, तब तक जो है हमारा समाज और हमारा जो है भारत अग्रसर नहीं होगा, ये विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। और ये तब होगा जब आप एजुकेट हो गए, अच्छा समझ होगा, अच्छे नॉलेज के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, और ये तब होगा जब अच्छा शिक्षा मिलेगा। लेकिन कहते हैं आपको पहला नंबर तो जाते हो स्कूल में, मैडम इंग्लिश में बोलती है, आपको पल्ले ही नहीं पड़ रहा होता है कि मैडम बोल क्या रही है, समझा क्या रही है, चाहे टीचर बोल क्या रहे हैं, समझा क्या रहा है। तो इस पे बेस जो है, इसे त्रिपान स्टडी सेंटर जो है हिंदी और इंग्लिश में जो है समझाने की कोशिश करता है, और हिंदी में जो है वेरिफ नोट आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहता है, और मैं चाहता हूँ कि आपके ज़रिए जो है ये वीडियो दूसरे बच्चों तक पहुँचे और वो बच्चे जो हो लाभान्वित होएं। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने की आवश्यकता है। अब देखिए, मैं यही क्यों कहता हूं कि व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, मैं ये क्यों नहीं कहता हूं कि आप जितना हो सके कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं इतना ही चाहता हूं कि थोड़ा सा तकलीफ करो, कि जैसे ही वीडियो देखो, समझ में अगर आपको आ रहा है तो आप लिंक को कॉपी करो और जर्नली सी बात है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो। जब आप व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ ज्ञान की बातें लगाते हो, कुछ पढ़ने वाली बातें लगाते हो, तो दूसरे बंदे जो देखने वाले हैं वो भी आपको अच्छा समझते हैं। ठीक है, आपके अच्छे करैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि कारण ये होता है कि आपने एक शिक्षा की बातें जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया है, और वही लगा दो गाने का, सैड सॉन्ग का, दिल टूटे हुए गाने का, तो बंदे भी आपको उसी प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे कि बंदा जो है किसी ने दिल तोड़ दिया है, ये पढ़ने में नकारा कर रहा है। अगर आपके माता पिता भी देखेंगे तो यही कहेंगे ये पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है, दूसरे चक्रों में पड़ा हुआ है। तो देखिए कितना बदनामी हो सकती है आपको इस चीज़ों से, लेकिन इससे कोई बदनामी नहीं होगी। इससे जो है व्यक्ति आपको अच्छा ही कहेंगे और आपका तारीफ भी होगा कि इसके वजह से जो है मुझे एक वीडियो मिला जिसमें मैं काफ़ी बातों को समझ सका। तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार जो है हमारा अग्र मस्तिष्क थर्मोस्टेट के काम करता है, आप भी त्रिपान स्टडी सेंटर के लिए दूसरे हाथ की तरह काम कीजिए। अभी कॉपी कीजिए और जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर जो है जिस प्रकार हमारा अग्र मस्तिष्क जो है थर्मोस्टेट की भांति कार्य करता है, वो भी इसके लिए बहुत ही विशिष्ट और इम्पोर्टेंट बात रखता है। कहते हैं जब भी हमारे शरीर का तापमान सामान्य से कम होता है तब यह ताप उत्पादन प्रक्रिया को आरंभ कर देता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हमारे शरीर में ताप प्रक्रिया कम होती जाती है, वैसे ही ये अपना प्रक्रिया स्टार्ट कर देती है। यानी कहती है कि आपका शरीर ठंडा हो रहा है, आप जल्दी फटाफट उसको थर्मोस्टेट की भांति कार्य करो। तो आप कपड़ा चाहे पहनो चाहे ना पहनो, कम पहनो, ठीक है, या सर्दी वाले कपड़ा ना पहनो, फिर भी हमारा बॉडी जो है कुछ हद तक आपको जो है वार्म रखेगी और कुछ हद तक आपको काफ़ी सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करेगी। क्योंकि रीज़न से ये भी होता है ना कि हमारा बॉडी रेगुलेट करती है भोजन से, और भोजन तो आप 24 घंटे खाते ही नहीं रहते हो, तो जितना आपको एनर्जी मिला होगा उतना ही वो बॉडी जो है अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं जब तीव्र कर देता है, और साथ ही साथ जब ताप क्षय यानी प्रक्रिया अगर कम जाता है तो ये बंद भी कर देती है। यानी जैसे जैसे प्रक्रिया होती है वैसे वैसे ये जो है कार्य करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर तापमान कम हो जाती है तो वो जो है आराम कर देती है अपने थर्मोस्टेट की, जब तापमान बढ़ जाता है तो वो बंद कर देती है। जब भी हमारे शरीर का तापमान गर्मियों में या फिर अत्यधिक शरीर व्यायाम करने पर अधिक गर्म होने लगता है, तब वह शीतलन प्रक्रिया के तेज कर देती है और ताप उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर देती है। तो देखिए ये सारे चीज़ें जो है कितना यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब इसी बात को जो है हम अलग अलग बातों से देखेंगे कि सर्दियों में गर्म करना। देखिए आखिर सर्दियों में जो है हमारे शरीर में क्या प्रतिक्रिया होती है। दोस्तों ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सर्दियों में हमारा बॉडी जो है किस प्रकार रिएक्शन करता है और हमें किस प्रकार जो है सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। कहते हैं सर्दियों में ताप नियमन दो प्रकार से होती है, शरीर के ताप क्षय को रोक कर और शरीर के ताप का उत्पाद अधिक करके। देखिए दो काम होती है।
अगर आपके शरीर जो है हीट लॉस हो रहा है तो हमारा शरीर क्या करेगा, उसको ताप को, क्षय को रोक देगा, यानी आगे जो है आपकी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देगा। शरीर के ताप का उत्पादन अधिक कर देगा, यानी हमारे बॉडी के जो मैकेनिज्म्स हैं वो क्या करेगा, फटाफट जो है आपके लिए एनर्जी बनाएगा, चाहे वो फैट पिघल के बनाए, चाहे जैसे मर्जी बनाए। आपको शरीर के जो है सुरक्षा प्रदान करना ही हमारे शरीर का मैकेनिज्म्स होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं शरीर के ताप क्षय को रोकना अत्यंत महत्वपूर्ण बात माना भी गया है। ये 2 प्रकार से कार्य करता है, शरीर का ताप क्षय रोककर और तापमान बढ़ाकर। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारा शरीर के जो क्षय को रोककर और तापमान बढ़ाकर। इसमें पहला अगर पॉइंट देखोगे तो वाहिका संक्रियन, यानी जो है वैसा को कॉन्ट्रैक्शन आती है, ठीक है ना, इसको हम वाहिका संक्रियन कहते हैं हिंदी में, यानी बस को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। वाहिका संक्रियन का अर्थ है दोस्तों कि रुधिर वाहिकाओं का संकड़ा होना यानी बहुत ही तंग होना। इसका मतलब है रुधिर वाहिका। देखिए, रुधिर वाहिका का मतलब है नब्ज की बात कर रहा है, ठीक है, जो यहाँ से रुधिर बहता है, ठीक है, वो संकड़ा हो जाता है। त्वचा वाहिका संकरण के कारण क्या होते हैं? अब देखिए, संकड़ा हो जाने के कारण क्या होता है, बहुत ही तंग होने के कारण क्या होता है? पहला कारण तो यही बनता है कि त्वचा का रुधिर संभरण कम हो जाता है। देखिए, संकड़ा हो जाएगा, रास्ता अगर कम हो तो उसमें कम ही लोग पास होंगे ना, तो वही बात यहाँ ब्लड के भी आता है। अगर रास्ता तंग हो जाते हैं तो बहुत ही कम रूप में जो है ब्लड संवहन करता है। और ये कब होता है? जब आप फैटी खाना खाते हो। आप अगर फैट के खाना खाते हो तो वो सारे हमारे नफ्स में जाके फैट के रूप में बैठ जाता है, जहाँ से ब्लड पास होना उसके लिए संभव नहीं होता है, और इसी कारण से भी हार्ट अटैक भी आती है व्यक्तियों में। कहते त्वचा का रुधिर संभरण कम हो जाता है और संभवतः चलन और विकिरण द्वारा होने वाले ताप क्षय कम होता चला जाता है। त्वचा की श्वेत ग्रंथि का रुधिर संभरण कम हो जाने पर पसीना कम आता है। देखिए, अगर श्वेत ग्रंथियां जो होती है हमारा स्वेट ग्लैंड, अगर वो रुधिर संभरण हो जाता है तो वो भी पसीना कम आता है, क्योंकि वो भी ब्लॉक हो जाता है या रुक भी जाता है, और इस प्रकार जल का वाष्पन नहीं होता है और ताप क्षय रुक जाता है। अब देखिए, शरीर कितनी मैकेनिज्म करती है हमारे शरीर को बचाने के लिए। कहते हैं, क्या कभी आपने देखा है कि बहुत सर्दियों में आपके शरीर का रंग फीका या नीला सा पड़ जाता है? ये तो आपने भी देखा होगा, सर्दियों में जो है पीला सा पड़ जाता है या फीका हो जाता है। वो वाहिका संक्रिय के कारण त्वचा का रुधिर संभरण कम होने जाने के कारण होता है, यानी शरीर में जो होता है ब्लड जो सप्लाई होती है वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा शरीर जो होता है पीला पड़ जाता है, यानी वाइट पेल कलर्स के हो जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। आगे है इसका दूसरा पार्ट, अगर देखोगे तो उसमें बताया गया है कि विशिष्ट मुद्रा। अब मुद्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आपने देखा होगा कि जैसे आपको सर्दी लगता है, आप दोनों हाथों के हथेलियों को रगड़ने लग जाती हो। ऐसा हुआ है? अधिक ठंडा लगने पर आप कभी कभी खड़े होने पर या बैठने पर अपनी भुजाओं को सीने के ऊपर कस लेते हो, यानी दोनों हाथों को जो है भुजाओं को अपने सीने के पास लगा लेते हो। तो ये सारे हमारे शरीर क्रियाएँ हैं, ये आप चाह के न चाह के भी आप करोगे, क्योंकि शरीर ऐसा कह रहा है। ठीक है, बिस्तर में लेटते समय आप वक्र भैगमा के अपने हाथ पैरों को शरीर के सटा कर जो है सिकोड़ लेते हो। आपने देखा ही होगा कि अब जब भी आप सोने जाओ ठंड के महीने में तो आप सीधा नहीं सोते हो, ये आप नोट करना, आप सीधा नहीं सोते हो, अब अपने आप को कप बना लेते हो। आपके जो घुटने होते हैं पेट के पास आता है, यानी कप से बन जाते हो। कारण यही होता है कि हमारे शरीर को जो है पैरों तक भी गर्मी पहुँचे, हमें ठंड न लगे। अब देखो, चाहो चाहे ना चाहो ये क्रिया होती ही होती है, क्योंकि ये हमारे शरीर का फिनोमेनन है, इसको बदला नहीं जा सकता। मैंने आपको कहा था ना कि शरीर हमारा स्वयं ही प्राकृतिक ने ऐसा बनाया है कि सभी कार्य करने के लिए सुचारू रूप से रहता है, अग्रसर रहता है। हमें इसमें कराने की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वयं ही हो जाती है। जैसे कि आपको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं कि आपको व्हाट्सएप पर लगाना है, जो बच्चे पढ़ते हैं वो फटाक से लिंक करेंगे कॉपी और लगा देंगे। तो ऐसा ही होता है कि इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं होती है कि बार बार बोलते रहो, बार बार आपको कहते रहो। यहाँ पर जो होता है, जैसे शरीर होती है, ये अपना आप जो है उद्दीपित हो जाती है अपने कार्य करने के लिए ना, ये खुद ही अग्रसर हो जाती है कि हमें ऐसा करना है। आप अगर नहीं चाहोगे फिर भी ऐसा होगा। तो यही बात जो है हमारा विशिष्ट मुद्राओं के द्वारा जो है आप अपने शरीर को गर्म रखने की कोशिश करते हो। उसके बाद कहते हैं शरीर से अधिक ताप उत्पन्न करना। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है कि हमारे शरीर जो है शरीर से अधिक तापमान उत्पन्न करने लग जाता है।
कहते हैं ऊंचाई दर बढ़ जाती है और शरीर की कोशिकाओं में अधिक ताप उत्पन्न होने लगती है। पेशियों की क्रिया भी बढ़ जाती है जो कभी 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 के रूप में देखी जा सकती है। यानी आप जब कभी करते हो इसका मतलब होता है कि हमारे शरीर की जो पेशियां होती है वो क्रिया उनकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें हीट नहीं मिल पाता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, याद करो थोड़ा सा, सर्दी का समय जब भी आप भोजन कर लेते हो, जैसे ही भोजन आप ख़त्म कर लेते हो वैसे ही आपको ठंड लगना स्टार्ट हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो शरीर में आपको गर्मी पैदा करने वाले जो है मैकेनिज्म कार्य कर रहा था, वो क्या हुआ? वो रुक गया। क्यों? क्योंकि आपने भोजन जो ग्रहण कर लिया, अब उसको पचाना भी तो पड़ेगा और एनर्जी चाहिए ना। तो वो जो गर्म आपको बॉडी कर रहा था ना, वो खाना पचाने के लिए दौड़ गया कि भाई मुझे उसको खाना को पचाना है और जल्दी जल्दी मुझे एनर्जी बॉडी को देना है। तो इसीलिए आपको क्या लगता है, जब खाना खा लेते हो ना तो कुछ समय आपको ठंड लगने लग जाता है और फिर दोबारा क्या होता है, यही मैकेनिज्म फिर से तो चलना स्टार्ट हो जाता है। तो सारे के सारे एनर्जी बना के आपको फटाक से आपको बॉडी को देता है और आपको गर्म महसूस होने लग जाता है। ठीक है, ये बात आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे प्रक्रिया भी होती है। तभी कहता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट गहराई वाली बातें हैं जो शायद आपको न पता हो, शायद बड़े बड़े लोगों को भी ये मैकेनिज्म्स नहीं पता होते हैं। तो आप ऐसी बात जब बताओगे किसी को तो वो भी हैरान होंगे कि ऐसे भी मैकेनिज्म्स हमारे बॉडी में होते हैं। ठीक है, जो पहली बार मैंने सुना है। तो ऐसा ही होता है। अब देखिए, जब गर्मियों में ठंडा रखना, यानी गर्मियों में है जो है कैसे हमें बॉडी ठंडा रखता है, वो तो हम गर्मियों की सर्दियों के बारे में पढ़ रहे थे। अब गर्मियों में हमारा बॉडी का मैकेनिज्म भी बहुत विशिष्ट रूप से कार्य करता है। कहते हैं जब वातावरण का तापमान अधिक हो जाता है या फिर व्यक्ति अधिक शारीरिक मेहनत कर रहा होता है, तब शरीर के भीतर ताप का उत्पादन अधिक हो जाता है और इसके अतिरिक्त ताप के दो प्रमुख तरीकों से बाहर निकाला जाता है। देखिए, दो तरीकों से जो है गर्मी को बाहर बॉडी से निकाला जाता है। अगर ये बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो हमें जो है काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। तो पहला तो यही होता है कि शरीर से ताप जो है विकिरण की विधि में वृद्धि में, यानी देखिए जो है शरीर के ताप विकिरण में वृद्धि कर देता है। यह प्रक्रिया वाहिकाएं और विस्फोरण रुधिर वाहिकाओं का चौड़ा हो जाने होता है, यानी हमारा रुधिर जो होता है चौड़ा हो जाता है। जो त्वचा में रुधिर के बढ़ते हुए बहाव के कारण जो रुधिर अधिक मात्रा में शरीर की सतह पर पहुंच जाता है और विकिरण द्वारा जो है उष्मा बाहर निकाल देता है। तो ये भी ठंडा करने का एक तरीका होता है। उसके बाद स्वेदन यानी स्वेटिंग में वृद्धि। आपको पता ही है कि गर्मियों में पसीने हमें बहुत आती है। कारण यही होता है कि हमारे बॉडी को जो है 37 सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके रखना जरूरी है। अगर ये 37 सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा तो आपने एंजाइम के बारे में भी पढ़ा है, जो कि ये नष्ट हो जाता है। अगर नहीं पता है तो इसकी जो है पहला पार्ट जरूर देखिए। ठीक है, 18वां चैप्टर को जो है पहला पार्ट जरूर देखिए। उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार जो है हमारा एंजाइम बढ़ते और घटते तापमान की वजह से नष्ट हो जाते हैं। तो इसकी विस्तार से उसमें चर्चा की गई है। ठीक है, तो यही बात इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है कि त्वचा में बढ़ते हुए रुधिर समय जो है श्वेत ग्रंथि को अधिक मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता है। इसमें अधिक पसीना निकलता है और पसीने के वाष्पोदन होने से शरीर ठंडा महसूस करता है। वाष्पोदन प्रक्रिया को पंखे के नीचे बैठकर अधिक बढ़ा दिया जाता है। देखिए, जब आप पंखे में बैठते हो तो आपको क्या लगता है कि आप हवा ले रहे होते हो। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। वो जो पसीना से आपको बेसिकली हवा लग रहा होता है, लेकिन वहाँ पर जो होता है पसीने का वाष्प उत्सर्जन जो होती है, वेपरेशंस, वो बढ़ जाती है, जिसके वजह से आपको ठंडक महसूस होती है। ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है जिसको शायद आप नहीं जानते होंगे। तभी जो होता है, हम जब हवा करते हैं जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा उतना ही आपको कूल महसूस होगा। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को पंखे के नीचे बैठकर अधिक बढ़ जाती है और पंखे स्वयं हवा को ठंडा नहीं करते हैं। याद रखना, पंखे चलने से हवा स्वयं ही ठंडा नहीं होता है, बल्कि वायु में गति होने के कारण पसीने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है और जो है हमें ठंडक महसूस होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब तक वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा नहीं, आपको ठंडक महसूस नहीं होगा। यहाँ पर दो डायग्राम दिखाया गया है जिसको आप इसको भली भांति समझ सकते हो। एक में जो है तापन नियमन के दौरान त्वचा की रुधिर वाहिकाओं में क्या प्रभाव पड़ती है उसके विषय में है, और दूसरा जो है ताप क्षय कम करने के लिए जो है किस प्रकार होगा और ताप क्षय को बढ़ाने के लिए क्या होगा। देखिए, पहला जो डायग्राम है हमें वाहिकाएं संकीर्ण है, यानी ताप क्षय को कम करने के लिए ये तरीका बताई गई है। इसमें कम ऊष्मा विकसित हुई है और धमनिकाएं सिकुड़ती चली जाती है। देखिए, यहाँ पर जो है धमनिकाएं सिकुड़ी हुई दिखाई दे रही है, जो कम रुधिर प्रवाह करती है। ताप क्षय को कम करने के लिए होता है या गर्मी को बाहर निकालने से रोकने के लिए होता है। और ये वाहिका विस्फोरित यानी ताप क्षय को बढ़ाने के लिए होता है।
यानी गर्मी हीट बढ़ाने के लिए होता है। इसमें धमनियाँ जो है फैल जाती है, देखिए धमनियाँ यहाँ फैली हुई नज़र आ रही है और अधिक रुधिर प्रभाव बढ़ जाती है। तो इससे जो है हमारा सारा मैकेनिज्म्स होती है, जो कि डायग्राम में भी बहुत बातें समझाने की यहाँ पर कोशिश किया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज component of hemostasis. Friends, the most important topic, component of homeostasis means hemostasis of any kind of involve four component. There is a four component of homeostasis. Is a first is a set point or the norms, means this is the normal level of any factor in the body. There is set point may be have a small or large range. For example, the normal set point of human body temperature is approximately 37 Celsius, with a 0.5 is a plus minus also. And second is a sensor. Sensor means this consists of sensor part the perceive of the change in the set point. The sensor is the thermoregulation comprise the heat receptor in their skin, and hypothalamus the part of the brain which perceive their temperature of flowing blood. There is the most important for here integrating center. There are integrating center here is the third point. The integrating center is the part which receive the information about the change the set point of particular state, interpret it's on them, send to the command for the corrections in the thermoregulation. Their integrating center is a hypothalamus plus some adjoining part of the brain. It's most important for integrating center. And fourth is a effector. Effector means there are effector are agency which act to restore the set point. There is a agency of the restore the set point. Example, sweat gland which is the pour about the sweat to produce cold by the evaporations. I have already discussed on here. And the skin blood vessel which the brain volatilize to the wearing more blood to a body surface for radiation out of heat, and skeletal muscles with the various contraction swimming to produce of heat. The flow chart is given here explain different step of thermoregulation in human body. The here is the brain means hypothalamus and brain integrated center. The brain hypothalamus is detect to the change is the temperature of the body as goes ways to the brain intercenter command for sweating and the vasodilatations, and there is goes base skin sweating as a vasodilatations, and there is a cooling and go with the temperature return on normal, and there is a the other side is come up to the warming up. Other side see a heat up this goes with the normal body model temperature 7 in human, and there is go with the cooling, and there is a cooling of temperature. This goes with to the brain hypothalamus brain integrated center command vasoconstriction and shivering, and skin muscle is vasculation and rapidly contraction of muscle shivering. There is a flow chart on their processing on the human body. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात आ गया है कंपोनेंट। देखिए समस्थापन के जो है संगठन कौन कौन से हो सकते हैं, समस्थापन के संगठन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक रखता है। कहते हैं समस्थापन चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, चार संगठन इसके मुख्य माने गए हैं, यानी चार जो है मेन कंपोनेंट माने गए हैं। पहला जो है सामान्य अथवा मानक बिंदु यानी सेट पॉइंट जिसे कहते हैं ये शरीर में किसी भी कारण या सामान्य सतह पर हो सकते हैं। सामान्य बिंदु के पारस कम या अधिक हो सकता है। उदाहरण के लिए मानव शरीर के तापमान का सामान्य बिंदु ये तो आपको पता ही कि 37 सेल्सियस होती है, जिसमें आप प्लस माइनस जो है 0.5 कर सकते हो, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण भी रखता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं संवेदक जो है सेंसर यह एक जो है संवेदिक भाग होती है जो सामान्य बिंदु में होने वाली परिवर्तन का बोध करा देता है हमें, यानी जो सेंसेशन। देखिए संवेदक जो होती है ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर अपना रोल अदा करती है। कहते हैं सामान्य बिंदु में होने वाले परिवर्तन को हमें सदैव ये बोध कराती रहती है। ताप नियमन में जो है संवेदक त्वचा और मस्तिष्क के भाग जो है हाइपोथैलेमस में स्थित तापग्राही होते हैं जो प्रवाहमान रुधिर तापमान का पता लगा लेते हैं। यानी इसका काम जो होता है कैसे बॉडी में जो है तापमान रेगुलेट करना, ये इनको भली भांति आता है। तीसरी बात यही बात को दर्शाता है कि संकलन केंद्र यानी इंटरग्रेटिंग सेंटर। इंटरग्रेटिंग सेंटर का मतलब यही होता है दोस्तों कि संकलन केंद्र वह भाग होता है जो किसी
विशिष्ट स्थिति के सामान्य बिंदु पे होने वाले परिवर्तन का पता लगा लेता है। यानी किसी समय विशिष्ट समय में कहीं भी शरीर में कोई चेंजेस आता है तो इंटीग्रेटिंग सेंटर जो होती है वो उसको पता लगा लेती है। जैसे CID होता है उसी प्रकार जो इंटीग्रेटेड सेंटर जो होती है CID की तरह ही भांति जो है कार्य हमारे शरीर में करती है। उसे जो है समझ लेता है और फिर उस परिवर्तन को सुधारने के लिए आदेश भेजता है। और ताप नियमन में जो है समकलन केंद्र हाइपोथैलेमस और साथ में मस्तिष्क कुछ सीमावर्ती भाग को भी ये सूचना प्रदान करता है। जैसे हमारा शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही होती है वो अपना सुचारू रूप से करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर चौथी बात यही बताती है कि प्रभाव कार्य कर इफेक्टर, जैसे इंग्लिश में इफेक्टर कहते हैं, कार्य कर के समाधान होते हैं जो सामान्य बिंदु को पुनः स्थापित करने का कार्य करते हैं। यानी जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होती है उनको पुनः स्थापित करने की कोशिश करती है। इसमें श्वेत ग्रंथियाँ आ जाती है जो कि पसीना निकालती है ताकि प्रशोधन को द्वारा ठंडक उत्पन्न हो सके। अब देखिए कैसे प्रशोधन करती है, इसके विषय में हम पहले भी चर्चा किए हैं और आपको पता भी होगा इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद है त्वचा की जो रुधिर वाहिकाएँ चौड़ी वाहिकाएँ विवृत हो जाती है। यानी जो आपको पता ही है कि जो वाहिकाएँ होती है रुधिर वाहिकाएँ वो चौड़ी हो जाती है और चौड़ी होने से यानी फैल जाती है तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है ताकि शरीर की सतह के लिए अधिक जो है रुधिर लाया जा सके और विकिरण द्वारा ताप को बाहर निकाल सके। कंकाल पेशी जो बहुत तेज़ी के साथ संकुलित होने लग जाती है, हमें कंपकपी ताकि ताप उत्पन्न हो सके। हमें कंपकपी सी लगती है जैसे ताप उत्पन्न करने के लिए कंपकपी जो है स्टार्ट होता है। यहाँ पर कुछ जो है मानव में ताप नियमन की जो चरणें दिखाई गई है एक डायग्राम फ्लो के रूप में आपके समक्ष जो है प्रस्तुत किया गया है। आप देखोगे तो यहाँ पर दिखाया गया है कि मानव ताप नियंत्रण की क्रियाविधि कैसे होती है। ठीक है, ये अगर स्टार्ट मस्तिष्क से करते हो जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं तो शरीर के तापमान में होने वाले परिवर्तन का ये पता लगा लेती है। उसके बाद वो मस्तिष्क को भेजती है जहाँ पर संकुलन केंद्र संवेदन और वाहिकाएँ विफलन के लिए आदेश देना शुरू करता है और फिर ये त्वचा को जाता है जहाँ संवेदन वाहिकाएँ विस्तृत होती है। फिर ये शीतलन यानी ठंडक लगती है आपको, फिर तापमान फिर से सामान्य आ जाता है। ठीक है, और आगे जो प्रक्रिया होती है इधर साइड अगर आप देखोगे तो ताप अधिक होने पर मानव शरीर में सामान्य तापमान 37 सेल्सियस रहता है और जब ये शीतलन ठंडक महसूस करता है तो क्या होता है मस्तिष्क हाइपोथैलेमस तापमान में होने वाले परिवर्तन का पता लगाने की कोशिश करता है और यही बात आगे चल जाती है मस्तिष्क संकलन केंद्र के रूप में कार्य करने लग जाती है। यानी वाहिकाएँ संगठित और कभी को जो है कमांड करना स्टार्ट कर देता है कि कभी करना आपको स्टार्ट करना चाहिए। और त्वचा पेशी वाहिकाएँ कर्णिका की पेशियों को तीव्र संकुलित करने लग जाती है जिससे कंपकपी आती है और यही प्रक्रिया फिर ताप अधिक होने लग जाता है और ताप फिर से सामान्य आ जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है आपस में जो है एक साइकिल की तरह काम करता है। ठीक है, वो चक्र के रूप में कार्य करता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ स्थान रखता है। The next topic is the types of regulator system mean physiologically and behavioral. There is the most important physiology and behavior. There is a regulate the step of thermoregulation in a human as a described above can be considered under two heading is a physiological and behavior. There is a physiological regulation mean change in the blood circulation like a vasodilatations are there vasoconstrictions and sweetings are not sweetings increasing or decreasing in a cell metabolism and severing etc. All these adjustments are not under control of will. And the behavioral regulation mean it is include to consist of subconscious act. For example, when it is a hot when often. This is when it is a hot we often means a fan absorb and to promote evaporation to the sweat. And second, move to any shaded or cool place. Stretch out of limbs while the resting in a bed. And when it's called V, the move to the warm place, open sunshine and the front of heat radiator and prevent entry of cold winds close to the window and the warm ourselves inside the blanket to cut down to heat radiation. And also is a fold both arms or the legs tightly close to the body to reduce radiation for heat from their body. तो यहाँ पर यही बात बताया गया है कि सही क्रियात्मक नियमन और व्यवहार मूलक नियमन। देखिए सही क्रियात्मक नियमन और रुधिर परिसंचरण में होने वाली परिवर्तन जैसे वाहिकाएँ विस्फोरण और वाहिका संक्रिय संवेदन और संवेदन न होना, कहते कोशिका उपचार में वृद्धि या कमी जो है कपकपी आदि, ये सभी जो है समायोजन हमारी इच्छा शक्ति के अधीन नहीं होती है क्योंकि हम अपने चाह के कपकपी नहीं करते हैं। हमारे शरीर में जितने भी रेगुलेशन होती है उन बातों पर जो है यहाँ पर सारी बातें रखी जाती है और सारी बातें जो है
यहाँ पर कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। यानी आप जानबूझ के कभी नहीं कर सकते जब तक हमारी जो है शारीरिक क्रियाएं नहीं होती है। अब जानबूझ के जो है अपने पसीने नहीं निकाल सकते, ठीक है। हमारे जब तक शरीर क्रिया नहीं करती है तब तक ये सारे कार्य होना संभव ही नहीं होती है। इसलिए हम इसको दो भागों में बांटे हैं, शरीर क्रिया नियमन और व्यवहार मूलक नियम, यानी जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पर व्यवहार मूलक नियम आता है। कहते हैं इसकी अंतर्गत चेतना और अचेत दोनों ही कार्य क्रिया करती है। उदाहरण के लिए गर्मी होने पर हम क्या करते हैं, पंखे के नीचे बैठ जाते हैं पसीना को वर्षण को बढ़ावा देने के लिए, किसी छायादार अथवा ठंडा जगह चले जाते हैं, बिस्तर पर आराम करते समय हाथ पैरों को फैला लेते हैं जिससे कि हमें महसूस हो ठंडा। और वही सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में इसके विपरीत होता है, गर्म स्थान पर चले जाते हैं, खुले धूप में या फिर रूम हीटर में उष्ण विकिरणों के सामने चले जाते हैं, सर्द हवाओं के भीतर आना रोक देते हैं और खिड़कियां बंद कर देते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं, ठीक है। कंबल लपेट लेते हैं और ताप विकिरण को रोकने की कोशिश करते हैं। हाथ पैरों को शरीर के साथ सटाते हुए सिकोड़ जाते हैं और हम वी शेप में बन जाते हैं, मीन्स कि आप अपने आप को कर्व शेप में बना लेते हो। तो ये सब ताप विकिरणों को रोकने के लिए ऐसा सारी प्रक्रिया होती है। अब ये सारी प्रक्रिया कितना महत्वपूर्ण और कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आप भली भांति समझ सकते हो। The next topic is feedback mechanism on negative and positive. Friends, the most important factor here, the feedback mechanism of negative and positive. There is the most important, the feedback in the living system are two types. Negative to receive a condition and positive to the continue in the direction of the change. It is the most important here. In the thermoregulation, the kind of feedback mechanism operating is of the negative types. Any deviation for the set point has to be reversed to varying it is back to their normal condition. There is a here important thing. Any deviations from their set point have to be resolved to varying to a back to a normal condition. Therefore, a command has to be given to the organs and concern their function of the manner, and so that is the devolution is the correctly and both here back to be a normal state. There is the most important things for here. There is important for a positively feedback is very rare in the living system. The positive feedback is very rare in the living system. One such example that of the coagulation of blood. The coagulation of blood is the most important in human beings. This process includes several steps in sensations. The first feedback does not be received there a set point, so it is not a negative feedback. Means it is not a negative feedback, that instead it is a produce the next, the third and so on the entire list on completely this process. By their plugging they are cut the blood vessels. All the feedback mechanism is a blood coagulation are not be positive type. दोस्तों यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है, ठीक है, जो कि आखिरी टॉपिक है, पुण्यभरण क्रिया विधि। देखिए पुण्यभरण जो है क्रिया विधि ये अपने जगह पे बहुत विशेष स्थान रखती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है नकारात्मक और सकारात्मक यहाँ पर बात कही गई है। देखिए दोस्तों, नकारात्मक और सकारात्मक दो ऐसी चीज़ है जिसपे हर एक जो है जीवन आधारित होती है, ठीक है। देखिए जैसे कि बात अगर हम अपना त्रिपाण स्टडी सेंटर का ही लेते हैं, कहते हैं बहुत से बच्चे जो है मुझे पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं और बहुत से बच्चे जो है नेगेटिव इफेक्ट भी दे रहे हैं। देखिए त्रिपाण स्टडी सेंटर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वो पॉजिटिवली लेके चलता है, ठीक है। चाहे मैं आपको यहाँ पर जो है किताबों के वर्डिंग बोल रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, आपको यहाँ समझने से मतलब है, क्योंकि कहते हैं कभी कभी सुना सुनाया बात भी आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। क्योंकि अगर आप इसको नेगेटिव में ले रहे हो तो ये आपका गलत फहमी है, क्योंकि समझाने का तरीका यही होती है। मैंने बीए वाले बच्चों को भी समझाया है तो उन्होंने भी बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया है मुझे, लेकिन कहते हैं बहुत से बच्चे जो है आधुनिक काल के जो है गए हुए हैं, उनको काफ़ी बातें जो है समझ नहीं जल्दी आती है। दोस्तों यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। इंग्लिश की वर्ड इसलिए होती है क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो और साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपको इंग्लिश के वर्ड का ही पता होना ज़रूरी है। और कहते हैं समझ के लिए आपको हिंदी में होती है, क्योंकि
अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में आपको नोट डाउन करने के लिए मिलता है कि कुछ वर्ड जो होते हैं इंपॉर्टेंट वो आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सको, ठीक है। और जो हिंदी में बताई जाती है वो आपको समझाने के लिए होता है। कहते हैं भाषा वह साधन होती है जिसके द्वारा हम दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं या अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं। तो यहाँ यही मतलब होता है। अगर आप वो टॉपिक को अच्छे से आपके दिमाग में पड़ गया है तो आप चाहे उसको हिंदी में लिखो, उर्दू में लिखो, इंग्लिश में लिखो, चाहे किसी भी लैंग्वेज में लिखो, आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुका है इसका मतलब। और वही आपको समझ इंग्लिश में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपको पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। क्योंकि मुझे पता है बहुत से बच्चे जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पर मैडम बोल रही होती है, अपना कंसेप्ट समझा रही होती है, कुछ बच्चे मोबाइल चला रहे होते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा होता है, कुछ बच्चे बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता क्योंकि ऐसे बहुत से टर्म होते हैं साइंस के जिसको समझना सभी बच्चों के लिए संभव नहीं होता है और सभी बच्चे समझ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जो तिरपान एसएससी सेंटर क्योंकि बच्चों के हेल्प के लिए है तो इसीलिए जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कराते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि मुझे पता है कि भारत में जो है मैक्सिमम लोग जो है हिंदी ही बोलते हैं और उनको जो है थोड़ा इंग्लिश कम ही रहती है। क्योंकि जो बातें कहते हैं ना, जो बात आपको अच्छे समझ में आ जाता है वही लैंग्वेज जो है आपके लिए अच्छा है और वही आपके लिए कल्याणकारी भी है। तो मैंने कहा ना कि बहुत से बच्चे के जो है मुझे सकारात्मक जो है अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और बच्चे भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा आप कर रहे हो। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं मुझे कमेंट भी कर रहे होते हैं कि आप तो सिर्फ पढ़ रहे होते हो। दोस्तों मुझे लगता है कि वो बच्चों ने पूरा वीडियो नहीं देखे हैं, वो इंग्लिश के पार्ट देख लेते हैं और हिंदी के पार्ट को नहीं देख पाते हैं। क्योंकि मुझे पता है जैसे आप ऑन करते हो आपको इंग्लिश में आ जाती है तो आप सोचते हो कि शायद इसमें इंग्लिश ही होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बताई जाती है। मैं स्टार्टिंग में ही आपको बोल देता हूँ कि ये जो है हिंदी इंग्लिश के दोनों डोज आपको मिलेंगे तो मिलेंगे क्योंकि हम सच हैं और जो मैंने बोला है वही हम करते भी हैं। तो इसलिए जो है कभी भी वीडियो देखिए, पूरा देखिए। और ये बात का इंस्ट्रक्शन भी मैं देता हूँ कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए क्योंकि अधूरा जानकारी खतरनाक होता है और ये बच्चे समझते नहीं हैं। अधूरा चीज़ें दोस्तों मैं कभी भी कहूँ, चाहे ज़िंदगी में भी आप आजमा के देखना, वो हमेशा खतरनाक होता है। तो खतरनाक ही होता है क्योंकि कहते हैं नेगेटिव थॉट ही आती है आपको। अधूरा चीज़ रहेगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई हुआ इसमें क्या। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपके समक्ष रखता है। कहते हैं यही बात यहाँ पर आ जाता है पुंजीभरण क्रियाविधि में, ठीक है, कि सकारात्मक और जो है नकारात्मक पहलू क्या है। आप कहते हैं सजीव तंत्रों में पुंजीभरण यानी फीडबैक। पुनरीभरण का मतलब दोस्तों होता है फीडबैक। दो प्रकार का होता है। किसी स्थिति को परिवर्तन करने के लिए नकारात्मक हो रहे परिवर्तन की दशा को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक पहलू लाना। देखिए अगर कोई नेगेटिव अप्रोच दे रहा है, मान लीजिए आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया है इस लिंक को, अब कोई नहीं देखता, या मुझे तो पता है कि देखना तो होगा ही क्योंकि मुझे पता है कि जो ज्ञान की चीज़ें होती हैं लोग थोड़ा थोड़ा ज़रूर देखते हैं। तो इससे क्या होता है, बेशकली कोई भी परिवर्तन हो तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, आपने अच्छा काम किया है, एक सराहने वाला काम किया है। तो यहाँ पर भी हमारा शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं नकारात्मक हो रहे होते हैं परिवर्तन की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए, वो सकारात्मक जो है पॉजिटिव रिस्पांस देने की कोशिश करते हैं। यहाँ ताप नियमन में काम करने वाली पुंजीभरण क्रिया विधि जो है नकारात्मक नेगेटिव किस्म की होती है। यानी यहाँ पर जो प्रभाव डालती है दोस्तों वो नेगेटिव किस्म का डालता है। क्यों? कि पुंजीभरण यानी फीडबैक क्रिया विधि में ये नकारात्मक जो है किस्म की होती है और सामान्य बिंदु से होने वाली जो विचलन को फिर से सामान्य स्थिति में लाना होता है। क्योंकि जो विचलन हो जाती है यानी जो प्रभावित हो चुकी होती है उसको सामान्य स्थिति में लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, क्यों जाते हो? क्योंकि वो आपको दवाई दे के शरीर को जो है सामान्य कंडीशन में ला दे। क्योंकि अगर आप देखिए कहते हैं ना, अगर ह्यूमन सिस्टम तगड़ा है तो हमारा शरीर जो है स्वयं ही सक्षम है अपने आप को रेगुलेट करने के लिए। अगर आप इसका एग्जाम्पल नहीं समझ सकते हो ना तो सिंपल सी बात एक ही है कि अगर आप जीव जंतु को देखते होगे तो क्या जीव जंतु को कोई डॉक्टर होता है? क्या पक्षियों को कोई डॉक्टर होता है? फिर भी ये अपने समय अवधि जितना उनका जीवन होता है वो जीते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण यही होता है कि वो अपने जीवन को सुचारू रूप से कर रहे हैं। जीव जंतु जो है अभी तक अपना जो है कंडीशन नहीं चेंज किया है उन्होंने, वो आज घोंसला ही बना के रह रहे हैं। बेशक इंसानों ने उनको पकड़ के पिंजरों में बंद कर दिया हो वो बात अलग है, लेकिन जीव जंतु जो है आज़ाद रहना ही
पसंद करते हैं, मुक्ति के गान ही गाना चाहते हैं। तो वो जो है पेड़ पौधों पे ही रहना चाहते हैं और उसी वैसे ही जीव जंतु को जो है खाते हैं, वैसे ही अपना आड़ जो है जीवन क्रिया करते हैं। तो भी जो है उन पे जो है ह्यूमन सिस्टम अच्छा कार्य कर रहा होता है और उनको जो है इतना बीमार वो लोग अधिक नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो यही बात हम इंसानों में भी आती है। अगर इंसान सही रूल रेगुलेशन से अपना जीवन का निर्वाह करे, अपने जीवन का सही रूल रेगुलेशन चलाए, तो हो सकता है कि जहाँ नेगेटिव हम पे प्रभाव पड़ रहा है वहाँ पर हमारा बॉडी ही पॉजिटिव प्रभाव करके हमें जो है सही रेगुलेशन करा सके। मैंने बहुत से साधु संत को भी आप देखते होंगे, वो कभी जो है दवाई अधिक नहीं खाना पसंद करते हैं। रीज़न बीइंग्स यही होता है कि उनका जीवन जो होता है एक अलग किस्म का होता है, योग रूप में होती है। वो सारे कुछ जो है अपने सुचारू समय और समय काल की अवधि के दौरान ही करते हैं, यानी उनका सब समय फिक्स होता है। लेकिन आज हम जो है भागम भाग दुनिया में सही समय पे हम कोई कार्य करने के लिए सक्षम ही नहीं है। ठीक है, हम आज काम कल पे, कल के काम परसों पे छोड़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है। तो यही बात यहाँ है कि विचलन को फिर सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश करता है, इसलिए संबंधित अंगों का आदेश देना होता है ताकि वो इस प्रकार कार्य करे कि विचलन यथातथ हो जाए और अपनी सामान्य स्थिति में फिर से वो आ जाए। सभी तंत्रों में सकारात्मक यानी पॉजिटिव पुनर्भरण कम होता है और सकारात्मक पुनर्भरण एक उदाहरण रुधिर का जो है संक्रदन यानी रुधिर का जमना। ठीक है, कंजुगेशन को होना दोस्तों, क्योंकि इसी कारण से जो है रुधिर संक्रदन होती है, जमता है। इस प्रक्रिया में अनेक चरण एक के बाद एक निश्चित क्रम में होते रहते हैं। पहला पुनर्भरण सामान्य बिंदु को दोबारा परिवर्तित नहीं कर पाता है। कहते हैं इसीलिए यह नकारात्मक पुण्यभरण नहीं होता है, बल्कि यह अगले चरण और उसके अगले चरण और इसी प्रकार आगे भी जब तक कि अंतिम चरण लागू होकर रुधिर वाहिका में लगा घाव बंद नहीं होता है, ये क्रिया होती है। तभी जो है हमारा ब्लड जो है संक्रदन हो जाती है यानी जम जाती है। तो ये भी जो है एक विशेष कार्य होती है, क्योंकि रुधिर संक्रदन में होने वाली सभी पुनर्भरण क्रिया विधि सकारात्मक किस्म की ही होती है। तो इस प्रकार जो है सारा पॉजिटिव और जो है नेगेटिव का हमारे शरीर में खेल है। देखिए दोस्तों, अगर आप सही रूप में अपना शरीर को अगर हमेशा अच्छा रखना चाहते हो तो आपको रूल रेगुलेशन को ही फॉलो करके आगे जीवन यापन करने की आवश्यकता है। इससे इंसानों की आयु तो बढ़ती ही बढ़ती है, प्लस आपके शरीर जो है सुचारू रूप से कार्य करने में भी सक्षम होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप आजमा के देखना, ऐसा 100% होगा, क्योंकि हमारे शरीर जो है प्राकृतिक रूल रेगुलेशन को ही मानता है। बेशकली हम आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने पीने में आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तरह तरह के चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग ने क्या किया है कि पहले समय में मसाले हुआ करते थे, आज हम तरह तरह की चीज़ जो है केमिकल से भरा भरा चीज़ खा रहे हैं। तो आपके शरीर के ह्यूमन सिस्टम किस प्रकार कार्य करेगा? नहीं करेगा, जनरल सी बात है, क्योंकि आप जो केमिकल का इस्तेमाल अधिक से अधिक कर रहे हो, आप केमिकल खा रहे हो, जबकि खाना खाना चाहिए आपको तो केमिकल के रूप में स्वाद, तीखा। आज मिर्ची की जगह पर आप क्या करते हो, जो सॉस होती है जिसमें केमिकल ठूस ठूस के भरा हुआ होता है, वो बड़े चाव से खाते हो। ठीक है, वही जो होता है आपका जो तरह तरह की चीज़ें बाज़ार में तल रहे होते हैं, उसमें तरह तरह के मसाले डाल देते हैं जो कि केमिकल से बना होता है और उसको बहुत ही आप मज़े से खाते हो। दोस्तों, इसमें 100% केमिकल डाला ही होता है। चाहे आप कहते हैं ना आँख बंद करके क्यों ना खाओ, उसमें केमिकल ही है। ठीक है, चाहे जितना मर्जी आप अपने आप को दिमाग को समझा लो कि इसमें केमिकल नहीं है, लेकिन वो केमिकल ही है और केमिकल हमारे ऑर्गन को नष्ट तहस नहस कर रहे हैं और ये हमारे लिए आगे जीवन यापन करने के लिए सुचारू नहीं रहेगा। बेशकली आप अभी मज़े से कर रहे हो, लेकिन आपको पता है एक उम्र आएगा जहाँ पर आपके बॉडी के ऑर्गन्स काम करने धीरे धीरे बंद करेंगे। तब आपको एहसास होगा कि शायद हमने जवानी में कुछ गलती कर गए जो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बातें जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसको आपको समझना भी चाहिए और विचार करने की आवश्यकता भी है। तो इसी के साथ जो हमारा जो 18 चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है बायोलॉजी का। अब जो है हम 19 चैप्टर पे मिलेंगे, जिसमें जो है हम बहुत बातों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि हमारा बॉडी का और क्या प्रोसेसिंग है और उसमें क्या क्या और होती है। तो आप अगले चैप्टर जरूर देखना। अगले जो चैप्टर जो होगा 19 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।